मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। नॉवल का नाम है अध्याय 211 से 220। इस स्थिति में भले ही वह रक्षा दल का नेता था, उसके पास भागने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। तारांकन वूश। तारांकन एक आकृति बहुत तेजी से घूम रही थी, उसके चारों ओर ऊर्जा तरंगें घूम रही थीं। जब वह स्वयं को दूर ले जाने के लिए एक जादू का प्रयोग कर रहा था, तब उसके आसपास के अंधेरे जादूगर स्तब्ध रह गए थे, और नेता ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बीच बीच में टिमटिमाते हुए घेरे से बाहर निकल जाने का प्रयास किया। जब वह भागने का प्रयास कर रहा था, तो आखिरी क्षण में उसने देखा कि उसके दस्ते के सदस्य काले जादू के रंगीन विस्फोटों से टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। बेटा गोगो, मैं तुम्हारा बदला अवश्य लूंगा। दांत पीसते हुए एक मंत्र रचना टिमटिमाने लगी, मानो वह कोई मंत्र सक्रिय करने वाला हो। तारांकन पेंग। तारांकन अचानक छाया से काले हाथ बढ़े और उसके टखने को पकड़ लिया। दौड़ने की सोच रहे हो? हरे रंग का कोहरा तेजी से उसके करीब आ रहा था, और वह धुंधले ढंग से एक विशाल आकृति देख पा रहा था। उस विशालकाय व्यक्ति ने अपना दाहिना हाथ उठाया और टीम लीडर के सिर को पकड़ लिया। धत तेरी की, मुझे अब कोई परवाह नहीं है। नेता का चेहरा लाल हो गया और उसके गले में बंधी माला फट गई, जिससे विशाल जादुई लहरें निकलीं, जो एक शूरवीर के भाले की तकनीक का रूप ले लीं, जो उस विशाल आकृति की ओर बढ़ी। तारांकन तसस। तारांकन ड्रैगन लांस आकाश में घूमते समय वास्तव में ध्वनि उत्पन्न करता था, और यहां तक कि उससे चिंगारियां भी निकलती थीं। काचा। तारांकन ड्रैगन का भाला उस दैत्य के बड़े हाथों से टकराया। इस टीम लीडर की अविश्वास भरी निगाहों के सामने, जिस मंत्र पर उसने अपनी जान बचाने के लिए भारी रकम खर्च की थी, वह उन बड़े हाथों की पकड़ में धीरे धीरे टूटता चला गया। बड़े हाथों ने हिलना बंद नहीं किया, और उन्होंने नेता के सिर को पकड़ लिया। आह! वह चिल्लाया, उसके सिर पर एक पारदर्शी क्रिस्टल हेलमेट प्रकट हुआ। तारांकन दरार। तारांकन हाथों से हेलमेट आसानी से टूट गया, और परिणामस्वरूप उसकी खोपड़ी कुचल गई, जिससे हड्डियों के टूटने की कान फाड़ देने वाली आवाजें उत्पन्न हुईं। तारांकन धप। तारांकन अब सिर विहीन लाश जमीन पर गिर पड़ी, उसकी गर्दन से खून बह रहा था। 10 सेकंड के भीतर फर्श लाल रंग में रंग गया। क्या उन्हें बचा लिया गया है? कोहरे से घिरे हुए विशालकाय व्यक्ति ने पूछा। अपने स्वामी को रिपोर्ट कर रहा हूं। उन सभी को बचा लिया गया है। 3 आधिकारिक मागी और 13 अनुचर। न एक भी कम न एक भी ज्यादा। एक अंधकार में जादूगर ने आदरपूर्वक दानव को विवरण दिया। इसी समय 2 अन्य मृत टूकेन शवों के अलावा लेलिन द्वारा पकड़े गए कई मैगी को भी उनके कारावास से बचाया गया। सुनो, मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप पहले कौन थे, लेकिन डार्क मैगी के नियमों और विनियमों के आधार पर अब आप हमारे कैदी हैं। अब आपके पास 2 विकल्प हैं। एक तो ये कि फिरौती दी जाए, और दूसरा ये कि 30 साल तक हमें मुफ्त में सेवा दी जाए। 30 साल बाद हम तुम्हें जाने देंगे। एक अंधेरे जादूगर ने इन कैदियों के सामने ऊंची आवाज में घोषणा की। जॉसलिन और उसके चाचा के चेहरे पीले पड़ गए। उनके जैसे अंधकार में मागी के लिए इन लोगों द्वारा बचाए जाने की अपेक्षा प्रकाशमय मागी के पास भेजा जाना कहीं बेहतर था। आखिरकार प्रकाश मैगी अधिक भरोसेमंद थे और उनसे बात करना आसान था। जिस क्षण वे अन्य अंधकार में मैगी संगठनों के हाथों में पड़ गए, ये बताना असंभव हो गया कि उनका भाग्य क्या होगा। हालांकि उनकी बेड़ियां नहीं खोली गई थीं, और यद्यपि उनके पास जादुई और आध्यात्मिक शक्ति थी, फिर भी वे उसे सक्रिय करने और उपयोग करने में असमर्थ थे। वे सामान्य लोगों के समान ही थे और प्रतिरोध करने में असमर्थ थे। हरे कोहरे से घिरे विशालकाय के सामने एक हल्की काली गैस संघनित हो गई, जिससे एक काले रंग की आकृति बन गई। कैसा है? संख्याएं सही हैं। मेरे पुरस्कारों का क्या होगा? चिंता मत करो, हम तुम्हें बाहर नहीं करेंगे। दैत्य ने उसकी ओर एक काली थैली फेंकी। आकृति ने उसे पकड़ लिया और उसे ध्यान से देखने के बाद अपने पास रख लिया। वह संतुष्ट दिख रही थी। लेकिन उन्हें पकड़ने और फिर उन्हें बचाने के लिए हमें ये जानकारी देने का क्या मतलब है? आपकी क्या योजना है? विशाल ने पूछा। लबादा पहने व्यक्ति ने अपना लबादा उतार दिया, जिससे उसका लाल नकाबपोश चेहरा सामने आया। ये स्वाभाविक रूप से ब्लड रॉग लेलिन का भेष था। उसके सामने जो संगठन था वह 1000 मेडलिंग हैंड्स डार्क मैगी संगठन था, जिसमें लेलिन कुछ समय पहले ही शामिल हुआ था। ये स्पष्ट है कि मुझे पुरस्कार के 2 हिस्से मिलेंगे, एक प्रकाश मागी से और दूसरा आपसे। आखिरकार लाइट मैगी के अंत में इन कैदियों को सौंप दिए जाने के बाद मेरे लिए यह कोई मायने नहीं रखता कि वे जीवित रहते हैं या मर जाते हैं। अगर वे इसके कारण मेरे योग्यता अंक काटने की हिम्मत करते हैं, तो मैं बड़ों को सूचित करूंगा। लेलिन ने मुस्कुराते हुए उन कैदियों की ओर इशारा किया जो अनिच्छा से अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहे थे। इससे भी आपको कुछ मिलेगा, है न?
मुझे संदेह है कि आप इन जादूगरों को इतनी आसानी से जाने देंगे। हाँ, विशाल ने सहमति में सिर हिलाया, उसे जरा भी अफसोस नहीं हुआ। हालांकि हम सभी डाक मैगी हैं, वे छोटे संगठनों से हैं या भटकते मैगी हैं। हमारे लिए वे अप्रत्याशित तत्व हैं। चाहे उनमें से कितने भी मर जाएं, किसी को वास्तव में परवाह नहीं है। इसके अलावा मैं इस बैच से 40% काले मंदार फूल की पंखुड़ियां चाहता हूं। यह नियमों का एक हिस्सा है, लेलिन बोला। डाक मैगी को पकड़ना और जायंट से एक अच्छे दिल वाले सामरी की भूमिका निभाना तथा उन्हें बचाना योजना का एक हिस्सा मात्र था। लेलिन का मुख्य उद्देश्य अभी भी संसाधन जुटाना था। आखिर इतनी बड़ी मात्रा में संसाधनों को अपने नियंत्रण में लेते हुए देखने के बाद लेलिन को इसमें जरा सी भी दिलचस्पी कैसे नहीं होगी। बिल्कुल, ये हैं 1000 दखलंदाजी करने वाले हाथों के नियम। जो लोग सूचना और समाचार उपलब्ध कराते हैं, वे 40% लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जायंट ने सिर हिलाया, क्या तुम्हें फूल चाहिए या जादुई क्रिस्टल? लेलिन के ये बताने का इंतजार किए बिना कि उसे क्या चाहिए, उसने आगे कहा, अगर आपको सामग्री चाहिए, तो आप अभी काले मंदार फूल की पंखुड़ियों के 2 डिब्बे ले सकते हैं। यदि आप जादुई क्रिस्टल चाहते हैं, तो हमें पहले उन्हें बेचना होगा। मैं कीमत की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन यह निश्चित रूप से बाजार मूल्य से 80% से कम नहीं होगी। इसके अलावा मैं आपके कुल लाभ का 10% ले लूंगा। जादुई क्रिस्टल, मुझे अभी जादुई क्रिस्टल की तत्काल आवश्यकता है और मैं अग्रिम भुगतान चाहता हूं। यदि आप मुझे अभी भुगतान कर सकते हैं, तो आप 10% ले सकते हैं। लेलिन ने कुछ देर तक इसके बारे में सोचा। काले मंद्रा फूल मूलतः उसके लिए इस समय बेकार थे और उन पर लगे मंत्र के निशान भी थोड़े परेशान करने वाले थे। प्राचीन टेलीपोर्टेशन मंत्र संरचना, जिसकी उन्होंने पहले खोज की थी, को सक्रिय करने के लिए बड़ी मात्रा में जादुई क्रिस्टल सार की आवश्यकता थी। इसलिए उसे जादुई क्रिस्टल की सख्त जरूरत थी और उसे उच्च गुणवत्ता वाले बहुत सारे क्रिस्टल की आवश्यकता थी। ओह, जायंट ने लेलिन को ऊपर से नीचे तक देखा, वह आश्चर्यचकित लग रहा था। ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत परेशान हो गए हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अग्रिम भुगतान कर दूंगा। सभी संसाधन यहाँ मौजूद थे और जायंट को कोई नुकसान नहीं था, इसलिए वह बहुत उदार दिखाई दिया। जायंट ने जादुई क्रिस्टल कार्डों का एक मोटा ढेर लेलिन को थमा दिया। राशि सही है, लेलिन ने गिनती की और फिर जायंट को बताया। मैं लगभग 4 दिनों में ये स्थान छोड़ दूंगा, लेकिन कुछ प्रतिरोध हो सकता है। इसलिए मुझे आपकी मदद की आवश्यकता होगी। कोई बात नहीं, विशाल हंसा। मैं पास की हेलक्लिफ आर्मी को आदेश दूंगा कि ऐसा लगे कि वे हमला करने जा रहे हैं। हमारे लाइट मैगी गठबंधन के लोग भी आपकी मदद करेंगे। लेलिन ने हल्का सा सिर हिलाया। दरअसल ये पता चलने के तुरंत बाद कि उसे एक ऐसे क्षेत्र में नियुक्त किया गया है जो पूरी तरह से डाक मैगी से घिरा हुआ था, लेलिन ने तुरंत जायंट से संपर्क किया था। जायंट के साथ अपने संबंधों के प्रभाव से विरोधी डाक मैगी ने अपने हमलों को धीमा कर दिया। इसलिए लेलिन ने जिन लोगों से निपटा, वे मुख्य रूप से भटकते हुए अंधेरे जादूगर और अनुचर थे। अधिक से अधिक कुछ छोटे संगठन तो थे, लेकिन वास्तविक बड़ी शक्तियां कहीं भी प्रकट नहीं हुईं। आखिरकार लेलिन द्वारा आधे महीने से अधिक समय तक इस क्षेत्र की रक्षा करने और कई डाक मैगी के अचानक गायब हो जाने से क्या इसने बड़े डाक मैगी संगठनों का ध्यान आकर्षित नहीं किया होगा? हाँ, यहाँ आपके द्वारा अर्जित योग्यता अंकों के आधार पर आपको निश्चित रूप से बेहतर और उच्च रैंकिंग वाले पद पर पदोन्नत किया जाएगा। उस समय हमारे समझौते को मत भूलना। विशाल ने हाथ हिलाया और असंख्य डाक मैगी ने सभी सामग्रियों को एक विशाल जमीनी छिपकली पर रख दिया और तेजी से उस स्थान से चले गए। इसी समय जायंट के चारों ओर हरा कोहरा तेजी से घना होता गया। मैं समझता हूँ, लेलिन ने गारंटी दी। लेलिन मानसिक रूप से तैयार था। चूंकि उसने डाक मैगी से लाभ प्राप्त किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उन्हें वापस भुगतान करना पड़ा। तुम हमेशा एक अंधेरे जादूगर रहोगे। मुझे आशा है कि आप यह नहीं भूलेंगे। जायंट की आवाज और अधिक धीमी होती गई और हरा कोहरा छंट गया और लेलिन पीछे रह गया, जो गहरी सोच में डूबा हुआ था। ... मैगस लेलिन, यह आपके स्थानांतरण का आदेश है। जोन 13 में आपके अनुकरणीय प्रदर्शन के कारण गठबंधन ने आपको पुरस्कार दिया है। आपको गठबंधन के मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। काली वर्दी में एक जादूगर ने लेलिन से आदरपूर्वक बात की। यद्यपि वह एक आधिकारिक जादूगर था, फिर भी उसने दिखावा करने की हिम्मत नहीं की। यह कोई मजाक नहीं था। लेलिन एक ऐसा व्यक्ति था जो आसानी से अर्ध परिवर्तित मौलिक मैगस की देखभाल कर सकता था। क्या वह ऐसे व्यक्ति को अपमानित करने का साहस कर सकता है, जबकि वह अभी एक उन्नत जादूगर बना है? जरूर, थोड़ा इंतजार करो, मैं सामान पैक कर लूं, उसके बाद हम चलेंगे। लेलिन धीरे से मुस्कुराया। पर्याप्त समय लो, मैं जल्दबाजी में नहीं हूं। मैगस ने जल्दी से अपनी बाहें हिलाईं।
लेलिन ने सिर हिलाया और नंबर 2 और नंबर 3 को बुलाया, जो हमेशा घर के अंदर ही रहते थे और शायद ही कभी बाहर जाते थे और अपनी शक्ति छुपाते थे। उन्हें शयन कक्ष को समेटना था और अंतिम समारोह को पूरा करने के लिए किले में अनुचरों को बुलाना था। मैं जा रहा हूँ। जाने से पहले लेलिन ने मुड़कर किले की ओर देखा। आसपास के काले मंद्रा फूलों की पूरी कटाई कर ली गई थी, जिससे केवल खाली खेत ही रह गया था। यह एक ऐसा क्षेत्र था जो 3 तरफ से काले मैगी से घिरा हुआ था। यदि कुछ हुआ तो यह पहला स्थान होगा जहां हमला होगा। अब मैं केवल यही आशा कर सकती हूं कि जॉर्ज के लिए जो स्क्रॉल और औषधियां मैंने छोड़ी हैं, वे उसकी जान बचा सकेंगी। यदि वह जॉर्ज और शीला को इस स्थान से स्थानांतरित करना चाहता था, तो उसे मुख्यालय से काम करना होगा। लेलिन ने पहले ही अपनी योजना बना ली थी। यदि कोई परेशानी न होती तो वह मदद कर देता, खासकर इसलिए क्योंकि वे अच्छे दोस्त थे। यदि वह कुछ मदद कर सकता तो जरूर करता। हालांकि अब उन्हें ऐसा कुछ भी करने से पहले मुख्यालय लौटना पड़ा। जहां तक उस लड़की बेइज्जता का सवाल है, लेलिन ने उसे बहुत पहले ही अपने दिमाग से निकाल दिया था। हालांकि उसने पहले भी उसके खिलाफ साजिश रची थी, लेकिन उसे अपने किए की सजा मिल चुकी थी। अब जबकि उनका कर्ज चुका दिया गया है, ये लड़की जीवित बचेगी या मरेगी, यह उसके भाग्य पर निर्भर करेगा। इसका लेलिन से क्या संबंध था? 4 सीजन्स गार्डन के गुप्त विमान के प्रवेश द्वार पर। गुप्त विमान के प्रवेश द्वार पर बनाए गए बड़े प्लेटिनम दरवाजे के चारों ओर इमारतें घनी भीड़ से भरी हुई थीं। गुप्त विमान के प्रवेश द्वार के पास मागी और अनुचरों की 2 पंक्तियां खड़ी थीं। उनके सामने उनकी योग्यता अंकों के लिए एक विनिमय क्षेत्र स्थापित किया गया था। 4 सीजन्स गार्डन अपनी लूट का एक हिस्सा कमीशन के रूप में ले लेता था तथा बाकी हिस्सा जादूगरों के लिए छोड़ देता था। हालांकि ऐसा हो सकता है, फिर भी वे अपनी वस्तुओं को योग्यता अंकों में बदलकर उन संसाधनों के लिए विनिमय करना पसंद करते थे जो उनके लिए अधिक उपयुक्त हों, या अपनी सुविधा के लिए जादुई क्रिस्टल भी। इन सभी चीजों का यहां आदान प्रदान किया जा सकता है। इसलिए लेलिन ने अनुमान लगाया कि जादूगरों द्वारा गुप्त रूप से रखी गई लूट को छोड़कर गुप्त विमान से 50 से 60% संसाधन 4 सीजन्स गार्डन द्वारा हासिल किए गए थे। तारांकन विंग। तारांकन। इसी समय प्लेटिनम दरवाजे के सामने एक चमकदार लाल रोशनी दिखाई दी। लाल प्रकाश की किरण में स्वयं की एक बुद्धि थी, जो सीधे एक जादूगर पर पड़ रही थी, जो घबराया हुआ लग रहा था। उसे ले जाओ। एक मैगस गार्ड आगे आया और अपना हाथ हिलाया। धातु के कवच पहने हुए 2 लोगों ने, जिन पर रून जड़े हुए थे, उस बेचारे को दोनों ओर से पकड़ रखा था। आह नहीं, जादूगर ने निराशा में पुकारा। इस समय मुट्ठी के आकार के 2 आग के गोले पहले ही 2 बख्तरबंद पुरुषों पर फेंके जा चुके थे। तारांकन धमाका। तारांकन। आग की लपटें पूरे क्षेत्र में फैल गईं, तथा लगातार बाहर की ओर गर्मी की लहर फैलती रही, जिससे आसपास के जादूगरों को झुकना पड़ा। ज्वाला के बुझ जाने के बाद भी दोनों बख्तरबंद आकृतियां बिना किसी खरोंच के वहीं खड़ी रहीं। यहां तक कि उनके कवच की सतह पर भी कोई दाग नहीं था। एक प्रवर्तक पर हमला करना उसके अपराध में एक और अंक जोड़ देगा। उसे ले जाओ। मैगस गार्ड का चेहरा ठंडा था। उनके आदेश पर दोनों बख्तरबंद आकृतियां आगे बढ़ीं और प्रतिरोध करने वाले मैगस को दबा दिया। अफसोस की बात है, उस जादूगर ने निश्चित रूप से कुछ तस्करी करने की कोशिश की थी और यहां तक कि उन्हें धोखा देने के बारे में भी सोचा था। लेलिन के पास खड़ा एक जादूगर विलाप कर रहा था। लेलिन ने अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि अनंत नदी के मैदानों के गुप्त तल से प्राप्त किसी भी संसाधन में एक विशेष आभा होगी जो बाहरी दुनिया में लाए जाने पर गायब हो जाएगी। यद्यपि इससे संसाधनों के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फिर भी प्रकाश मागी ने इसका उपयोग संवेदी मंत्र रचना के लिए किया। यदि कोई जादूगर संसाधनों की तस्करी करता है, तो यह मंत्र रचना जादूगर की आभा को तुरंत पहचान लेगी। इसलिए 4 सीजन्स गार्डन और अन्य प्रकाश मैगी संगठनों ने इसके लिए एक मंत्र संरचना तैयार की थी। अब तक कोई भी सफलतापूर्वक किसी भी चीज की तस्करी करने में सफल नहीं हो सका था। लेलिन उन मंत्र संरचनाओं के बारे में जानता था, इसलिए पिछले ऑपरेशन में वह पुरस्कार के रूप में काले मंदार फूल नहीं चाहता था, बल्कि इसके बजाय जादुई क्रिस्टल चाहता था। स्वागत है, मैगस लेलिन। विभिन्न इमारतों से गुजरते हुए लेलिन उस क्षेत्र में पहुंचा जहां प्रवर्तक काम करते थे। इस बार डोलोरिन ने व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया। इस बार उनका रवैया बहुत अच्छा था और ऐसा लग रहा था कि उनके लहजे में माफी की झलक भी थी। पिछली बार जब लेलिन आया था, तो डोलोरिन ने यह मान लिया था कि लेलिन सिर्फ एक जादूगर है जिसके साथ भेदभाव किया जाता है। उसे जोन 13 जैसे स्थान पर नियुक्त किया गया था और यह असंभव लग रहा था कि वह कुछ दिनों से अधिक जीवित रहेगा तथा जल्दी ही जंगल में एक लाश बन जाएगा। इसलिए उसका रवैया भयभीत था और उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह किसी उपद्रव को भगा रहा हो जो प्लेग लाएगा। अब युद्ध में लेलिन की विभिन्न उपलब्धियों के कारण वह खुद को रोक नहीं सका। अच्छाई, यहां तक कि वह अर्ध परिवर्तित तात्विक मैगस से भी थोड़ा अधिक शक्तिशाली था।
हालांकि लेलिन ने आधे महीने में इस ताकत के लगभग 1 दर्जन मैगी को हराया था। हाल ही में लेलिन को प्रवेश द्वार पर स्थित मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। आदेश के आधार पर ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें एक महत्वपूर्ण पद पर रखा जा रहा है। कार्मिकों के स्थानांतरण के समय फोर सीजन्स गार्डन में कुछ उच्च अधिकारी थे जिन्होंने उनकी बहुत प्रशंसा की थी। इसका मतलब ये था कि लेलिन अकेला नहीं था और उसे समर्थन भी मिला था, बहुत शक्तिशाली समर्थन। डोलोरिन को अब अपने पिछले कार्यों पर बहुत पछतावा हो रहा था और उसने लेलिन का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने का निर्णय लिया ताकि उसके साथ संबंधों में सुधार हो सके। वाइस टीम लीडर डोलोरिन, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। लेलिन ने हल्का सा सिर हिलाया। वह पहले से ही वयस्क था और बहुत उत्साही लग रहा था, जिससे डोलोरिन सहज महसूस कर रही थी। हालांकि वह जानता था कि यह महज एक नाटक था, फिर भी डोलोरिन को आश्चर्य हुआ। मागी आमतौर पर बहुत असामाजिक लोग थे। सामान्यतः प्रयोगशालाओं में रहकर अनुसंधान करने और कभी कभी अनुयायियों को पढ़ाने के अलावा वे संपर्क बनाने की गतिविधियों में भाग नहीं लेते थे। इसलिए इस तरह की स्थिति में मैगी बहुत कठोर थे। लेलिन जैसे लोग जो युवा, शक्तिशाली और सामाजिक रूप से सक्षम थे, वे पूरी तरह से एक अलग प्रजाति की तरह थे। डोलोरिन ने कहा कि उनका हृदय असामान्य है तथा उन्हें लगता है कि उनके साथ व्यवहार करना बहुत कठिन होगा। उनके जैसे मैगी को दूर भेजने की कीमत सामान्य मैगी की तुलना में अतुलनीय थी। वह पहले भी बहुत कठोर था और डोलोरिन एक ऐसे जादूगर के क्रोध को झेलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था जिसका भविष्य उज्ज्वल था। ये विचार उसके दिमाग में कौंध रहे थे, लेकिन डोलोरिन का चेहरा अपरिवर्तित था, उसके चेहरे पर मुस्कान फैली हुई थी। मैगस लेलिन, इस बार आपके योग्यता अंक बहुत ऊंचे हैं। मैं इसे व्यक्तिगत रूप से आपके पास लाया हूं। डोलोरिन ने उसे एक पदक जैसी वस्तु सौंपी। लेलिन ने उसे पकड़ने का प्रयास किया। अपने आकार के कारण पदक काफी भारी लग रहा था, जिसका अर्थ था कि वह किसी उच्च घनत्व वाले मिश्र धातु से बना था। इसके अलावा छूने पर पदक बर्फ जैसा ठंडा था। पदक के सामने की ओर फोर सीजन्स गार्डन का प्रतीक चिन्ह था तथा पीछे की ओर एक छोटी स्क्रीन थी। स्क्रीन पर एक रिकॉर्ड था जिसमें लिखा था लेलिन फार्लियर, योग्यता अंक 563, स्थिति लॉक। इस पदक ने आपकी आध्यात्मिक शक्ति की आभा को दर्ज कर लिया है। आपके अलावा कोई और इसका उपयोग नहीं कर सकता। यदि आप मेरिट अंक का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको पहले इसे अनलॉक करना होगा। डोलोरिन ने पदक की कार्यप्रणाली के बारे में बताया। ओह, ये सुनकर लेलिन ने पदक में कुछ आध्यात्मिक शक्ति डाल दी। काचक तारांकन। उसी समय ताला खुलने की आवाज सुनाई दी और पूरा पदक प्रकाश से चमकने लगा। ये प्रकाश गहरे हरे रंग की एक पतली परत थी। यद्यपि वह चमकीला था, परंतु इतना भी नहीं कि वह तीक्ष्ण हो जाए, तथा उसने पदक को अपने भीतर समाहित कर लिया। कुछ ही क्षण बाद जब प्रकाश बिखर गया तो पदक पर लगे स्क्रीन पर लिखे शब्द बदल गए। नाम और योग्यता अंक पहले जैसे ही थे, लेकिन पीछे के कॉलम में लाल लॉक हरे अनलॉक में बदल गया था। हाँ, ये सचमुच सुविधाजनक है। लेलिन कुछ आश्चर्यचकित हुआ। मैगस की दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति अद्वितीय थी और इसका उपयोग व्यक्ति के पासवर्ड के रूप में किया जा सकता था। इसलिए इस तरह का लॉकिंग तंत्र बहुत उन्नत था। यह उनकी पिछली दुनिया की रेटिना स्कैनिंग से भी कमतर नहीं था, बल्कि यह और भी अधिक सुविधाजनक था। हाँ, लेलिन, तुम अभी तक हमारे एक्सचेंज सेंटर पर नहीं आए हो। उपलब्ध वस्तुएं प्रचुर मात्रा में हैं। तुम्हारे पास इतने सारे मेरिट अंक हैं, इसलिए मुझे थोड़ी ईर्ष्या हो रही है। डोलोरिन ने कहा। वास्तव में? तो फिर मुझे जाकर देखना ही होगा। लेलिन मुस्कुराया। डोलोरिन ने स्वाभाविक रूप से यह बात आवेग में आकर नहीं कही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वह अपने पिछले शत्रुतापूर्ण व्यवहार का प्रायश्चित करने का प्रयास कर रहा था, और ऐसा प्रतीत होता था कि वह विनिमय केंद्र के माध्यम से ऐसा करना चाहता था। आखिरकार वह कई वर्षों से संगठन में थे। वह जानते थे कि भले ही युद्ध के समय संसाधनों के बदले में ऐसा किया जा रहा हो, फिर भी कुछ अच्छी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें योग्यता अंकों के बदले में नहीं बदला जा सकता। इसमें पद और पहचान की आवश्यकताएं तो थी ही। इसके अलावा योग्यता अंक का लाभ कौन उठा रहा था, इसके आधार पर अलग अलग लाभ दिए जाते थे। जाहिर है, मैगस गार्ड के इस उपनेता का पद लेलिन से कहीं अधिक ऊंचा था। हाँ भाई हाँ, हम अब चलेंगे। डोलोरिन के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी, हालांकि वास्तव में उसका दिल दर्द से धड़क रहा था। यहाँ तक कि कुछ हद तक अच्छी रैंक होने के बावजूद उनके लिए भी मासिक आवंटन की मात्रा के उपयोग की एक सीमा थी। एक बार वह सीमा पार हो जाने पर उसे योग्यता अंकों के रूप में पूरी कीमत चुकानी पड़ी। लेलिन के रवैये को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज उसे योग्यता अंकों के रूप में बड़ी राशि देकर माफी मांगनी पड़ेगी। चूंकि शब्द पहले ही निकल चुके थे, इसलिए डोलोरिन के पास लेलिन को फोर सीजन्स गार्डन के मेरिट एक्सचेंज सेंटर में लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विनिमय केंद्र एक विशाल सफेद इमारत थी जिसकी छत शंक्वाकार आकार में ऊपर की ओर उठी हुई थी।
यह मोड़ बहुत सुंदर था और इसके चारों ओर रक्षात्मक मंत्र संरचना से दिव्य प्रकाश निकल रहा था, जिसके कारण लोग इसे देखने के लिए वहीं रुक जाते थे। डोलोरिन को मार्गदर्शक बनाकर लेलिन ने बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक इस स्थान में प्रवेश किया। एक शुद्ध सफेद मार्ग से गुजरने के बाद डोलोरिन लेलिन को एक हॉल में ले गया जो फोर सीजन्स गार्डन में व्यापार केंद्र के समान था। फोर सीजन्स गार्डन द्वारा जारी किए गए योग्यता अंकों के आदान प्रदान की अनुमति पूरे लाइट मैगी गठबंधन में है। यहाँ आप बहुमूल्य संसाधन देख सकते हैं जो केवल हमारी अकादमी तक ही सीमित नहीं हैं, जैसे उच्च स्तरीय ज्ञान और कुछ विदेशी वस्तुएं। डोलोरिन ने आगे बोलना जारी रखा, लेकिन लेलिन पहले से ही बड़ी स्क्रीन को देखकर चकित था जो मूलतः एक मेनू था। फोर सीजन्स गार्डन के विनिमय केंद्र की तुलना में संसाधनों की मात्रा और दुर्लभता स्पष्ट रूप से उच्च स्तर की थी। क्रिस्टलीकृत मौलिक ऊर्जा कण, जो नाइटलेस सिटी में केवल सीमित मात्रा में ही खरीदे जा सकते थे, यहाँ थोक में बेचे गए। कोई भी व्यक्ति जितना चाहे उतना खरीद सकता था। वहाँ विभिन्न बहुमूल्य औषधियाँ भी थीं जो आध्यात्मिक शक्ति की बाधा को तोड़ने में मैगी के लिए उपयोगी थीं। वे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, जिससे कई ज्योतिषियों को अपने कदम रोकने पड़े। यहाँ सभी आंतरिक सदस्य जो वाइस टीम लीडर हैं या उच्च पदों पर हैं, उन्हें विशेष विशेषाधिकार प्राप्त है और वे 10% छूट के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान करने में सक्षम हैं। डोलोरिन ने हाथ हिलाया, ऐसा लग रहा था कि वह बहुत उदार है। वह आगे बढ़कर एक काउंटर के पास गया और खिड़की के शीशे पर दस्तक दी। वह जो कुछ भी चाहे वह मेरे खाते में, मेरे कोटे के अंतर्गत डाल दे। क्या तुम समझ रहे हो? लेलिन पीछे पीछे आया, तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा। डोलोरिन ने लेलिन का मेरिट पॉइंट कार्ड देखा था और जानता था कि लेलिन के पास केवल 5 या 600 अंक ही थे। यदि लेलिन उन सभी का उपयोग भी कर ले तो भी यह उसकी खर्च सीमा के भीतर था। यही कारण था कि वह अमीर और बहुत उदार होने का नाटक कर रहा था। मैं समझ गया, महाराज। यहाँ मौजूद सभी कर्मचारी डोलोरिन को जानते थे। डोलोरिन से रक्त लाल क्रिस्टल कार्ड प्राप्त करने के बाद कर्मचारियों में से एक ने लेलिन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्रभु। चूंकि लॉर्ड डोलोरिन ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है, इसलिए स्क्रीन पर सभी आइटम आपको 10% छूट पर बेचे जाएंगे। अच्छा, लेलिन ने सिर हिलाया। मुझे काल्पनिक फूलों के 3 हिस्से दो। इस प्रकार का फूल प्राचीन औषधियों को बनाने में एक आवश्यक घटक था। लेलिन ने सोचा था कि वे दक्षिणी तट पर विलुप्त हो गए थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसने वास्तव में इसे यहीं पाया था। ठीक है, प्रत्येक के लिए 50 योग्यता अंक हैं। कर्मचारी ने लेलिन का कार्ड लिया और उसे कार्ड रीडर पर स्वाइप किया। तारांकन बीप। तारांकन पदक से एक स्पष्ट ध्वनि आई। इसके तुरंत बाद पीछे स्क्रीन पर संख्या 563 से 428 हो गई। ये पुष्टि करने के बाद कि लेन देन पूरा हो गया है, उसने जल्दी से मुट्ठी के आकार के 3 क्रिस्टल लेलिन को दे दिए। क्रिस्टल के भीतर एक छोटे सफेद फूल की आकृति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। ये छोटा सा फूल अपनी पारदर्शी पंखुड़ियों और जड़ों के साथ बहुत सुंदर था। फूल में शिराएं लगभग देखी जा सकती थीं। फूल के चमकीले पीले हृदय में कई हल्के पीले रंग के पुनकेसर नाजुक ढंग से प्रकट हुए। क्रिस्टल के भीतर बंद यह वस्तु किसी स्वप्न की तरह तैरती हुई प्रतीत हो रही थी। एक काल्पनिक फूल। जैसे ही उसने 3 क्रिस्टल लिए, लेलिन ने धीमे स्वर में कहा, जैसे ही इन जैसे बहुमूल्य पौधों के तत्व हवा के संपर्क में आएंगे, वे तुरंत नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्हें संरक्षित करने के लिए क्रिस्टलीकरण का उपयोग किया गया है। इस जादू को खत्म करने का तरीका है। कार्यकर्ता ने तुरंत उन्हें महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की जानकारी दी। लेलिन ने सिर हिलाया और इन शब्दों को ध्यान में रखा। उन्होंने सावधानीपूर्वक सामान को एक तरफ रख दिया, स्क्रीन पर लिखे पाठ की एक पंक्ति की ओर इशारा किया और कहा, मैंने हमेशा मास्टर टायविन की औषधि निर्माण डायरी की प्रशंसा की है। मैं चाहता हूं कि। डोलोरिन की नज़र लेलिन की उंगली पर गई और मॉनिटर पर लिखे छोटे छोटे शब्दों पर पड़ी। मास्टर टायविन की औषधि निर्माण डायरी की स्थिति, इसका आधा हिस्सा खो गया है। विनिमय की निश्चित कीमत 100 योग्यता अंक। उसका चेहरा कठोर हो गया। ऐसा लग रहा था कि लेलिन एक ही बार में अपने सभी योग्यता अंक खर्च कर देगा। हालांकि वह किसी विपत्ति से बचने के लिए अपनी संपत्ति का त्याग करने की मानसिकता के साथ यहां आया था। चूंकि इस महीने उसने वास्तव में अपने कोटे का ज्यादा उपयोग नहीं किया था, इसलिए यदि लेलिन ने अपने सभी अंक इस्तेमाल कर लिए तो भी वह इसे वहन कर सकेगा। अधिक से अधिक इस महीने उन्हें योग्यता अंक प्राप्त करने में कठिनाई होगी, इसलिए उन्होंने लेलिन का विरोध नहीं किया। अन्य 90 योग्यता अंक खर्च किए गए और एक काले कवर वाली डायरी, जो अच्छी स्थिति में नहीं थी, लेलिन को दे दी गई। वह अपने चेहरे पर झलकती खुशी को रोक नहीं सका। मुझे वह प्राचीन औषधि फॉर्मूला भी चाहिए। साथ ही लेलिन ने खुले तौर पर उन बहुमूल्य संसाधनों और उच्च स्तरीय ज्ञान की ओर इशारा किया जो उन्हें चाहिए था। कुछ वस्तुएं ऐसी थीं जिनकी उन्होंने बहुत खोजबीन की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तथा कुछ ऐसी जानकारी भी थी जो केवल लाइट मैगी अकादमियों के पास ही थी, तथा जिसे आसानी से खरीदा नहीं जा सकता था।
हालांकि अब वे सभी चीजें उन वस्तुओं की सूची में आ गई थी जिनके बदले वह अपने योग्यता अंक प्राप्त कर सकता था। कुछ ही मिनटों बाद लेलिन के मेरिट कार्ड पर संख्याएं तेजी से घटने लगीं और वे शून्य पर पहुंच गईं। भले ही वे वहां लंबे समय से काम कर रहे हों, लेकिन यहां काम करने वाले लोगों के लिए यह दुर्लभ था कि वे किसी ग्राहक को एक बार में इतना अधिक खर्च करते देखें। डोलोरिन को महसूस हो रहा था कि उसका दिल दुख रहा है। लेलिन ने उस महीने के लिए अपनी खर्च सीमा का लगभग पूरा उपयोग कर लिया था, लेकिन इस बिंदु पर उसने राहत की सांस ली। हाँ, तुमने एक ही बार में इतना खर्च कर दिया। मुझे डर है कि आप यहाँ कोई रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। उस क्षण वह स्तब्ध रह गया। उन्होंने केवल लेलिन के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान देखी जब उसने एक पहचान पत्र दिखाया और काउंटर पर मौजूद व्यक्ति को दे दिया। मैंने जो नियम देखे हैं उनके आधार पर यदि मेरे पास कोई और योग्यता अंक नहीं है तो मैं फोर सीजन्स गार्डन से योगदान अंक का उपयोग 2:1 के अनुपात में वस्तुओं के लिए विनिमय करने के लिए कर सकता हूं, है ना? उस समय डोलोरिन महसूस कर सकता था कि लेलिन की मुस्कुराहट एक शैतान की मुस्कुराहट के समान थी और उसे लगा कि वह एक अथाह रसातल में गिर गया है। कुछ ही क्षणों बाद लेलिन चेहरे पर संतुष्टि के भाव के साथ एक्सचेंज सेंटर से बाहर आया। दूसरी ओर डोलोरिन के चेहरे पर ठंडा भाव था और उसने यथाशीघ्र विदाई ली। लेलिन ने विनिमय केंद्र पर जो राशि खर्च की थी वह उसकी सीमा से कहीं अधिक थी। यहां तक कि उसे इसका कुछ हिस्सा अपने पैसे से भी चुकाना पड़ा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि डोलोरिन अच्छे मूड में नहीं दिख रही थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह कुछ सोच रहा था और लेलिन के खिलाफ जाने में झिझक रहा था। नियमों और विनियमों से विवश एक और दयनीय व्यक्ति। लेलिन ने जाते समय डोलोरिन की आकृति पर नजर डाली। आधिकारिक मैगी का जीवन काल काफी लंबा था, इसलिए वे अपने समान सत्ता स्तर पर बैठे लोगों के प्रति काफी सहिष्णु थे और सौहार्दपूर्वक सहअस्तित्व में रह सकते थे। डोलोरिन और लेलिन एक ही संगठन में थे, इसलिए यह अपरिहार्य था कि वे हर दिन मिलते। जब वह पहली बार लेलिन से मिला था तो उसने उसके साथ गलत व्यवहार किया था, इसलिए भले ही लेलिन ने कुछ ज्यादा ही किया हो, फिर भी डोलोरिन ने इसे सहन कर लिया। हालांकि इस स्थिति में डोलोरिन पीड़ित से पीड़ित बन गया था। यदि भविष्य में लेलिन के साथ कोई विवाद हुआ तो जनता की राय उसके खिलाफ पक्षपातपूर्ण होगी। यदि लेलिन ने लाइट मैगी शिविर में बने रहने की योजना बनाई है तो उसके लिए अपनी प्रतिष्ठा को त्यागना और इतनी छोटी सी बात पर अपना आपा खोना नासमझी होगी। हालांकि लेलिन सिर्फ एक हल्का मैगस नहीं था। 1000 मैडलिंग हैंड्स द्वारा उसे जो गुप्त मिशन दिया गया था उसने लेलिन को पूरे लाइट मैगी गुट के विपरीत पक्ष में रखा था। इससे भी बुरी बात यह थी कि लेलिन डार्क मैगी संगठन की मांगों को अस्वीकार करने में असमर्थ था, जिसमें वास्तव में एक शक्तिशाली रैंक 2 मैगस था। वह हर संभव तरीके से संपूर्ण डार्क मैगी गुट से जुड़ा हुआ था। इसलिए लेलिन ने अनुमान लगाया कि भले ही वह खुद को मिशन से मुक्त करने में सक्षम हो, लेकिन उसके लिए फोर सीजन्स गार्डन में रहना असंभव होगा। इस बात की पूरी संभावना थी कि भविष्य में जब उसकी मुलाकात डोलोरिन से होगी तो वे दुश्मन बन जाएंगे। अगर लेलिन ने अब उसका फायदा नहीं उठाया तो वह सिर्फ एक मूर्ख होगा। जहां तक रक्षा दल के उप टीम लीडर के रूप में डोलोरिन की स्थिति का सवाल है, लेलिन ने कुछ समय तक इस पर अफसोस जताया और फिर इसे अपने दिमाग से निकाल दिया। वह इटर्नल रिवर प्लेन्स के गुप्त मैदान में फोर सीजन्स गार्डन द्वारा निर्मित भारी सुरक्षा वाले केंद्रीय ढांचे में गया। वह प्रवेश मिलने और नया मिशन मिलने का इंतजार कर रहा था। पौधों से बने फर्नीचर वाले कार्यालय में लेलिन ने एक बार फिर फोर सीजन्स गार्डन के प्रमुख रेनॉल्ड को देखा। लॉर्ड रेनॉल्ड। लेलिन ने सिर झुकाया। उसने बूढ़ी चुड़ैल से जो आध्यात्मिक शक्ति छिपाने की विधि प्राप्त की थी वह पूरी गति से काम कर रही थी। रेनॉल्ड के सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे के पीछे ज्ञान से भरी 2 पुतलियां थीं। वे लेलिन पर अड़े हुए थे, कभी कभी उनमें अविश्वास झलकता था। मैगस लेलिन, जोन 13 में आपकी उपलब्धियों को हम बुजुर्गों ने नोट किया है। कुछ समय बाद रेनॉल्ड को अपने निरीक्षण में कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा, इसलिए अंततः उसने हल्के स्वर में बोलना शुरू कर दिया। हम सभी इस बात से सहमत हैं कि मैगस गार्ड बनना आपकी प्रतिभा की पूरी बर्बादी है। आपको अधिक उपयुक्त भूमिका में पदोन्नत किया जाना चाहिए जिससे आप अपनी क्षमताओं का पूर्ण प्रदर्शन कर सकें। लेलिन सम्मान से देख रहा था, लेकिन वह अंदर ही अंदर अपनी आंखें घुमा रहा था। अधिक उपयुक्त भूमिका क्या है? क्या ये बुजुर्गों द्वारा लिया गया एक आकस्मिक निर्णय नहीं था? हालांकि लेलिन ने स्पष्ट रूप से अपनी राय व्यक्त करने या अपने विचारों को अपने चेहरे पर व्यक्त करने का साहस नहीं किया। इसके विपरीत उसके चेहरे पर हल्की लाली उभर आए और उसने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। मैं बड़ों का मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी नई स्थिति में कड़ी मेहनत करूंगा। बहुत अच्छा। रेनॉल्ड ने सिर हिलाकर उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए जिसमें लेलिन को उनकी नई भूमिका के लिए नियुक्त किया गया था। लेलिन फार्लियर, मैं तुम्हें शिकार दल का उपदल नेता नियुक्त करता हूं और तुम सीजे के प्रत्यक्ष अधीनस्थ होगे। उससे अपना मिशन वापस ले लो। शिकार दल, सीज। लेलिन को तुरंत 3 आंखों वाले मैगस का ख्याल आया।
ऐसा प्रतीत होता था कि मैगस सीज़र के साथ उसके संबंध आसानी से नहीं टूट सकते थे। क्या गलत? क्या आपको कोई आपत्ति है? रेनॉल्ड ने लेलिन को दिलचस्पी से देखा, मानो उसके चेहरे से कुछ निकलवाना चाह रहा हो। आध्यात्मिक शक्ति की एक हल्की सी लहर लेलिन के चारों ओर घूम रही थी, जो उसकी सच्ची भावनाओं को जानने की कोशिश कर रही थी। दुर्भाग्यवश एआई चिप की स्कैनिंग से आध्यात्मिक शक्ति का ये निशान आसानी से पता चल गया। ये कुछ भी नहीं है। मैं तो थोड़ा हैरान हूँ। आखिरकार, मैं तो मात्र एक पोशन मास्टर और एक मैगस गार्ड हूँ। मुझे शिकार टीम के अंदरूनी कामकाज के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेलिन ने उदासीनता से कहा, अपनी भावनाओं को अपने दिल की गहराई में दबाते हुए। यह कोई समस्या नहीं है। सीज़र तुम्हें अच्छी तरह प्रशिक्षित करेगा। रेनॉल्ड मुस्कुरा रहा था, मानो उसे पता ही नहीं था कि सीज़र और लेलिन के बीच क्या हुआ था। ठीक है, मैं लॉर्ड सीज़र से सलाह लूंगा। लेलिन कुछ देर तक चुप रहा और फिर अपनी नियुक्ति का नया दस्तावेज लेने के लिए आगे बढ़ा। लेलिन के चले जाने के बाद रेनॉल्ड ने अपनी बेंच फर्श पर थपथपाई। तारांकन, धप धप, तारांकन। कार्यालय में धीरे धीरे दस्तक की आवाज गूंजने लगी और तुरंत ही कार्यालय के किनारे रखी किताबों की अलमारी खुल गई। अनगिनत लताएं दो दिशाओं में फैली हुई थीं, जिससे एक गहरा काला मार्ग दिखाई दे रहा था। रक्तलाल फूलों से सजे काले वस्त्र पहने एक जादूगर गलियारे से बाहर आया। इस मैगस के बारे में सबसे खास बात यह थी कि उसकी 3 आंखें थीं। सीज़र, वह छोटा लड़का तुम्हारे अधीन होने वाला है। उसका ध्यान रखो, रेनॉल्ड ने सीज़र को बताया। सहज रूप में सीज़र ने सिर हिलाया और खूनी मुस्कान बिखेर दी। मुझे इस बात में बहुत दिलचस्पी है कि वह इतने कम समय में अपनी ताकत कैसे बढ़ा पाया। सीज़र की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ऐसा लगता है कि उसे जो विरासत मिली थी वह बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। रेनॉल्ड ने अपना सिर हिलाया। मैंने अभी अभी उसकी सावधानीपूर्वक जांच की है। लेलिन का तात्विक सार रूपांतरण लगभग 50% है। क्रिस्टलीकृत मौलिक कणों के बदले में अपने योगदान बिंदुओं का उपयोग करने के उनके रिकॉर्ड को देखते हुए, मैं केवल यह मान सकता हूं कि उन्होंने अपनी ताकत को बलपूर्वक बढ़ाया होगा। इस तरह के युद्ध रिकॉर्ड को हासिल करने में सक्षम होने का मतलब ये होगा कि उसने खंडहरों में कुछ शक्तिशाली जादुई कलाकृति या गुप्त तकनीक प्राप्त की होगी। फिर भी, यह कोई अद्भुत वस्तु ही होगी। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आप चाहते हैं कि मैं उससे ये ले लूं? सीज़र ने अभी भी अपने इरादे नहीं छोड़े थे। हालांकि, इस बार रेनॉल्ड असामान्य रूप से चुप था। सीज़र को स्पष्ट रूप से पता था कि उन्होंने अभी तक लेलिन के साथ कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि उनका मानना था कि लेलिन ने खंडहरों में जो कुछ भी हासिल किया था वह कोई कीमती चीज़ नहीं थी। इसलिए, वे अपना समय ले सकते थे और उन्हें कुछ भी अप्रिय करने की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार, वे प्रकाश मैगी थे। उनके और उनके साथियों के बीच एक निश्चित स्तर का विश्वास तो होना ही चाहिए। हालांकि, अब लेलिन ने अपनी ताकत को छिपाने की कितनी भी कोशिश की हो, उसकी युद्ध उपलब्धियां एक ऐसा तथ्य थी जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा, लेलिन द्वारा छोड़ी गई आभा और ऊर्जा तरंगें रेनॉल्ड को संदिग्ध बना रही थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेलिन ने खंडहरों से कौन सी शक्तिशाली जादुई कलाकृति या तकनीक प्राप्त की हो, यह एक अप्रत्याशित कारक बन सकता है जो युद्ध का रुख बदल सकता है। इसलिए, रेनॉल्ड को इसमें थोड़ी दिलचस्पी थी। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं था जो नहीं किया जा सकता था। लेलिन के खिलाफ पहले कार्रवाई न करना लागत और लाभ का मामला था, लेलिन को भड़काना उचित नहीं था। लेकिन अब स्थिति अलग थी। आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बहुत दूर मत जाए। रेनॉल्ड ने एक चमकदार चीनी मिट्टी के कप को पकड़ रखा था और बोलते समय भाप से भरे गर्म तरल पदार्थ का एक घूंट पी रहा था। मैं समझता हूँ। सीज़र ने सिर हिलाया और उसका शरीर अंधेरे में गायब हो गया। डॉट 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 डॉट। एक अन्य स्थान पर, लेलिन सड़क पर लगे संकेतों का अनुसरण कर रहा था और अंततः उस क्षेत्र में पहुंच गया जहां शिकार दल काम करता था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत कम अनुचर और मागी थे। हवा में खून की बदबू फैल गई थी, जिससे हर कोई दबाव महसूस कर रहा था, मानो उनके दिलों पर कोई बड़ा पत्थर दबा दिया गया हो। ये है, बहुत असहज माहौल है। लेलिन ने आसमान की ओर देखा, जो कि उदास लग रहा था, और उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। इस क्षेत्र में कभी कभी शिकार दल के सदस्यों को देखा जा सकता था। इन सभी सदस्यों ने काले मैगस वस्त्र पहने थे जो रक्त लाल फूलों से सजे हुए थे। उन्होंने सभी को डराया धमकाया। लेलिन खून की गाढ़ी गंध और यहाँ तक कि इंसानों की गंध भी सूंघ सकता था। ये स्पष्ट था कि पहले वाले डाक मैगी को शिकार दल ने पकड़ लिया था। हालांकि, यह इमारत वास्तव में काफी बड़ी है। मुख्य बात यह है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि सीज़र कहाँ है। लेलिन ने अपनी नियुक्ति का दस्तावेज पकड़ लिया और एक क्षण के लिए उस पर विचार करते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने शिकार दल से कुछ मैगी को चुना और उनका रास्ता रोक दिया। आप क्या चाहते हैं?
जिन मैगी को उसने रोका था उनमें से एक बहुत मोटा था और उसके माथे और चेहरे के बीच में एक मोटा निशान था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे दो भागों में विभाजित कर दिया गया हो। इतने भयानक घाव के कारण उसका पहले से ही भयानक चेहरा और भी अधिक भयावह हो गया था। वह इस समय लेलिन पर मौत की निगाहें बरसा रहा था, उसके चारों ओर मौलिक कण तरंगें घूम रही थीं। उससे बहुत सावधान। इसके अलावा ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं। लेलिन ने मन ही मन टिप्पणी की। कुछ ही देर बाद उसके चेहरे पर एक चमकदार, सौम्य मुस्कान आ गई। मैं एक मैगस हूं जो शिकार टीम में नया हूं। क्या मैं जान सकता हूं कि सीज़र कहां है? जब भी हमारे पास कोई नया व्यक्ति आता है, तो टीम लीडर सीज़र के लिए यह प्रथा है कि वह उसे स्वयं लेकर आता है। तुम जासूस हो? लेलिन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके एक शब्द से ही मैगस चिल्ला उठा। लेलिन चिंतित था। इसके तुरंत बाद शिकार दल के आसपास के मैगी एक अच्छा शो देखने के लिए तैयार होकर रुक गए। वह तुरंत स्थिति को समझ गया। नए आदमी के लिए चीजें मुश्किल बनाना, ये कैसी घृणित प्रथा है। जख्मी मैगस दहाड़ा और तुरंत ही उसके हाथों में दो लंबी धातु की ब्लेडें आ गईं। प्रत्येक ब्लेड लगभग 2 मीटर लंबा था, जिसकी चमक कुछ लोगों के दिलों में भय पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। आंधी। जादूगर ने एक शब्द बोला और एक ही क्षण में उसके बाएं हाथ में मौजूद ब्लेड से भयंकर आग जैसी लाल किरणें निकलने लगी, जबकि दाहिने ब्लेड पर सफेद धुंध के रेशे एकत्रित होकर बर्फ के ब्लेड का रूप ले लिया। बाईं ओर की चिलचिलाती गर्मी और दाईं ओर की बर्फीली ठंड ने मिलकर एक लाल और नीले रंग का धातु का बवंडर बना दिया जो लेलिन की ओर बढ़ रहा था। धातु तत्व जादू तेज ब्लेड से बना एक बवंडर, जिसे आग और बर्फ तत्व रूनों को शामिल करके उन्नत किया गया है। अपने मौलिक सार रूपांतरण से बोनस के साथ इस हमले की शक्ति कम से कम 35 डिग्री है। लेलिन की आंखों में एक रोशनी चमक उठी और उसने तुरंत इस मंत्र की उत्पत्ति और शक्ति का अनुमान लगा लिया। औसत नवोन्नत मैगस कुछ ही सेकंड में मारे जाएंगे यदि वे इतने दुर्भाग्यशाली हों कि उन पर इस तरह का हमला हो जाए। ये तो पागलपन है। इसके तुरंत बाद लेलिन मुस्कुराया, मानो उसे वह चीज मिल गई हो जो वह चाहता था। हे, और यहाँ मैं इस डर में था कि मैं अपनी श्रेष्ठता स्थापित नहीं कर पाऊंगा। यद्यपि यहाँ आते ही उस पर हमला करना अच्छा नहीं था, लेलिन कोई सामान्य सदस्य नहीं था, बल्कि शिकार दल का उपदल नेता था। इसके अलावा उसका प्रतिद्वंद्वी ही पहला कदम उठाने वाला था, इसलिए भले ही वह रेनॉल्ड से शिकायत करता, लेलिन डरता नहीं था। सच कहें तो अगर इस घटना के कारण उसे अपना पद खोना पड़े तो उसे और भी अधिक खुशी होगी। ये सभी विचार एक पल में ही गुजर गए। वास्तविक समय में केवल 1 सेकंड ही बीता। इस समय में जख्मी मैगस का धातु बवंडर हमला पहले से ही लेलिन के सामने था। बवंडर के साथ आए प्रचंड वायु दबाव ने हवा के ब्लेडों में तब्दील हो गए, जिनकी ताकत सामान्य हथियारों के बराबर थी, जिससे मार्ग के दोनों ओर की दीवारें तुरंत ढह गईं। तारांकन स्लैश स्लैश तारांकन। ऐसा लग रहा था जैसे हवा के झोंके कहीं से अचानक आ गए हों और लेलिन के शरीर पर वार कर रहे हों, लेकिन वे भ्रामक लाल रंग के कवच की एक परत से टकराकर पीछे हट गए। यह कोई बुरा हमला नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से आप मुझसे निपट रहे हैं। लेलिन शांत दिख रहे थे और उत्साहपूर्वक अपने प्रतिद्वंद्वी के हमले का मूल्यांकन कर रहे थे। एक काली रोशनी की चमक के साथ पीछे हटने के बजाय लेलिन आगे बढ़ा और आग और बर्फ से बने धातु के बवंडर में आगे बढ़ गया। क्या वह पागल है? न केवल आसपास के मैगी, बल्कि जख्मी मैगस के मन में भी यही विचार आया। इसके बाद जो उन्होंने देखा वह उनके जीवन का सबसे अविस्मरणीय दृश्य था। तारांकन टकराना, 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 तारांकन। जब आग और बर्फ के अतिरिक्त खतरे से भरी विशाल धातु की ब्लेडें लेलिन के शरीर से टकराईं, तो भयंकर आवाजें गूंज उठीं। लेलिन उदासीन दिख रहा था, वह धातु के बवंडर के बीच इधर उधर ऐसे घूम रहा था जैसे वह अपने बगीचे में टहल रहा हो। फॉलेन स्टार पेंडेंट से बचाव और लेलिन के अपने सहायक मंत्रों ने इस स्तर के हमले को बेकार कर दिया। लेलिन की आकृति एक काली छाया के रूप में प्रकट हुई जब वह बवंडर में प्रवेश कर रहा था। उसने अपनी पीली, नाजुक उंगली बढ़ाई और धीरे से टैप किया। तारांकन पफ। तारांकन। एक पंचर हुए गुब्बारे की तरह धातु के बवंडर की अत्यधिक शक्ति टूट गई और नीले बर्फ और लाल अंगारे के टुकड़े हर जगह उड़ने लगे, जो अंततः मध्य हवा में गायब हो गए। यह स्कारफेस मुंह खोले खड़ा रहा, एक शब्द भी बोल पाने में असमर्थ। ये बर्फ आग धातु बवंडर उनका अंतिम हमला था। इस एक विधि से उसने अनगिनत आधिकारिक मैगी को मार डाला था, लेकिन अब ये मैगस धातु के बवंडर के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम था और यहां तक कि एक हल्के थपकी के साथ उसके सबसे शक्तिशाली हमले को भी निष्क्रिय कर सकता था। इससे स्कारफेस स्तब्ध रह गया और उसे लगा कि वह सपना देख रहा है। यदि लेलिन सब कुछ स्वयं करना चाहता तो वह अपने शक्तिशाली जादू का उपयोग करके उस धातु के बवंडर का सामना करता। यद्यपि वह अंततः बवंडर को नष्ट करने में सक्षम होता, लेकिन विनाश बहुत अधिक होता तथा दृश्य अत्यधिक भव्य होता।
इसलिए लेलिन ने उस विधि का उपयोग न करने का निर्णय लिया और इसके बजाय मंत्र के कमजोर बिंदु की गणना करने के लिए एआई चिप का उपयोग किया। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्तिशाली रक्षा का उपयोग किया और उस क्षेत्र में गेंद को पहुंचाकर उस पर नियंत्रण कर लिया जहां गेंद का प्रभाव था। यह विधि केवल लेलिन से कमजोर मैगी से निपटने के लिए ही व्यवहार्य थी। यदि प्रतिद्वंद्वी का मंत्र बहुत शक्तिशाली था तो लेलिन इस तरह से जादू के क्षेत्र में प्रवेश करने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। अब इस पद्धति का प्रयोग करने पर उन्होंने पाया कि यह शायद थोड़ी अधिक प्रभावी थी। लेलिन ने चकित मैगी को देखा और एक सौम्य मुस्कान दी। जैसे ही वह जख्मी मैगस के सामने आया, उसकी आकृति चमक उठी। आप स्कारफेस ने अपना दाहिना हाथ उठाया, उसकी हथेली से काला फर बाहर निकल रहा था और लाल आंखों वाले शेर का सिर बना हुआ था। शेर का सिर अपना मुंह खोलकर किसी प्रकार का ऊर्जा हमला करने की तैयारी कर रहा था। काचा तारांकन। लेलिन ने बिजली की तरह तेजी से हमला किया और इससे पहले कि स्कारफेस प्रतिक्रिया कर पाता, छाया से बने एक बड़े हाथ ने उसकी सहज रक्षात्मक क्षमता को पकड़ लिया और उसके दाहिने हाथ को छू लिया। हड्डियों के टूटने की तीखी आवाज के साथ स्कारफेस के दाहिने हाथ पर स्थित शेर का सिर टूटकर गिर गया। उसका दाहिना हाथ भी काले हाथ के कारण अजीब कोण पर मुड़ा हुआ था। जख्मी मैगस के चेहरे पर दर्द की झलक दिखी, लेकिन वह जल्दी ही एक भयंकर अभिव्यक्ति में बदल गई, मानो वह लेलिन को मारने के लिए कुछ भी करना चाहता था। स्कारफेस का बचा हुआ हाथ उसके बैग में डूबा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वह किसी वस्तु को छू रहा है। ओह, आप अभी भी विरोध करना चाहते हैं? लेलिन ने अपनी भौहें सिकुड़ी और उसके सामने एक काली छायादार ब्लेड उभरी और मैगस की बाईं बांह पर वार किया। तारांकन धप तारांकन। काली तलवार बिना आवाज के आगे बढ़ गई और मैगस का बायां हाथ गिर गया। कुछ ही सेकंड बाद ताज़ा खून फव्वारे की तरह बह निकला। स्कारफेस के चेहरे की मांसपेशियां विकृत हो गईं, जिससे वह और भी अधिक भयावह और डरावना लगने लगा। हालांकि लेलिन की नज़र में वह एक जोकर जैसा लग रहा था। लेलिन ने आगे बढ़कर अपनी 5 उंगलियों के पोरों पर काले धागे पकड़े। इन धागों में अपनी बुद्धि थी, जो स्कारफेस को पकड़कर उसे जमीन पर धकेल रहे थे और फिर उसके नथुने कान, मुंह और चेहरे के अन्य छिद्रों में प्रवेश कर रहे थे। गर्दन से जकड़े गए बत्तख की तरह मैगस की अभिव्यक्ति हार मानने की मुद्रा में बदल गई और उसके चारों ओर की हिंसक हलचल तुरंत गायब हो गई। ऐसा लग रहा था कि स्कारफेस कुछ कहना चाहता था, लेकिन लेलिन ने उसे बोलने का कोई मौका नहीं दिया। बिना किसी सहानुभूति के उसने चमड़े के बूट पहने हुए अपने पैर को उठाया और स्कारफेस की छाती पर रौंद दिया। तारांकन धप तारांकन। स्कारफेस की छाती अंदर धंस गई और उसका चेहरा गहरा लाल और फिर बैंगनी हो गया तथा उसने मुंह में खून थूक दिया। लेलिन ने उसकी ओर देखना बंद कर दिया और शिकार दल के आसपास खड़े मैगी पर नजर डाली। स्कारफेस को हराने के बाद वहां उपस्थित शिकार दल के मैगी ने आपसी समझ बना ली थी और उसे घेर लिया था। यह क्या है? क्या तुम सब मुझ पर हमला करने वाले हो? लेलिन ने अपने दाहिने पैर से गतिहीन जख्मी मैगस पर कदम रखा और आसपास मौजूद अन्य मैगी पर ठंडी नजर डाली। एक बर्फीली हत्या की मंशा अचानक इस स्थान पर आ गिरी, जिसने इसे पूरी तरह से ढक लिया। वहां उपस्थित सभी जादूगरों को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी पीठें ठंडी हो रही हैं, मानो किसी प्राचीन जानवर ने अपनी ठंडी आंखें घुमाकर उन्हें घूरा हो। मैं शिकार टीम का नवनिर्वाचित उप टीम लीडर हूं, लेलिन फार्लियर। इस आदमी ने कुछ क्षण पहले मेरा अनादर किया था, इसलिए मैंने उसे थोड़ा दंड दिया। क्या किसी को कोई आपत्ति है? लेलिन ने उन सब पर एक नज़र डाली और ठंडे स्वर में पूछा। मैगस पर प्रहार करना उसके अधिकार में था, लेकिन यदि वह उसे और अधिक परेशान करने की कोशिश करता तो इसे ज्यादती माना जाता। इसके अलावा यहाँ शिकार दल के कम से कम 1 दर्जन जादूगर भी मौजूद थे और वे सभी अनुभवी योद्धा थे। यदि लेलिन उन सभी को भेजना चाहता तो ये परेशानी भरा होता। लेलिन की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी मैगी निराशा से एक दूसरे को देखने लगे। एक मैगस जो कुछ स्तर का लग रहा था ने पूछा, चूंकि आप यहाँ नए हैं, क्या आप इतनी कृपा करेंगे कि वैली को रिहा कर देंगे? नहीं, लेलिन ने अपना सिर हिलाया। इस जादूगर ने मुझे, शिकार दल के उपनेता को अपमानित करने का साहस किया है। इससे पहले कि उसे वह सजा मिले जिसके वह हकदार है, मैं इस मामले को खुद संभालने का अधिकार रखता हूं। स्पष्टतः वह अभी भी रुकने की योजना नहीं बना रहा है। जब सभी उपस्थित मैगी ने लेलिन का बयान सुना तो उन सभी के दिलों में एक साथ ठंडक महसूस हुई। ये जादूगर लेलिन स्पष्ट रूप से एक निर्दयी व्यक्ति था। वे सभी गतिरोध में थे। सौभाग्यवश कुछ ही मिनटों बाद दूर से एक आवाज सुनाई दी, जिससे उनकी दुविधा हल हो गई। मैगस लेलिन, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? एक गहरा लाल कोहरा संघनित होकर एक भ्रामक छवि में परिवर्तित हो गया। टीम लीडर सीजर। शिकार दल के बाकी मैगी सदस्यों ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। सीजर ने सहजता से सिर हिलाया और फिर अपना ध्यान लेलिन पर केंद्रित कर दिया। लेलिन, यहाँ क्या हुआ? मैं चाहता हूं कि आप मुझे स्पष्टीकरण दें।
क्या आप नहीं बता सकते, लॉर्ड सीजर? लेलिन ने अपने दाहिने पैर से थोड़ा बल लगाया और उसके नीचे मौजूद स्कारफेस तुरंत बेहोश हो गया। इस जादूगर ने न केवल मुझे अपमानित किया, बल्कि उसने वास्तव में इस क्षेत्र में ऐसा किया और खतरनाक मंत्रों का इस्तेमाल किया। मैंने केवल उप टीम लीडर के रूप में अपने अधिकार का उपयोग किया और उसे रोक दिया। लेलिन ने मजाकिया लहजे में कहा, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो हम जाकर स्पेल मॉनिटर देख सकते हैं। लेलिन गलत हो सकता था, लेकिन लेलिन का स्पष्टीकरण सुनने के बाद कोहरा, जो एक मानव आकृति में जम गया था, लहरदार हो गया, मानो वह उससे इतना क्रोधित हो गया था कि वह बिखर गया। अच्छा, बहुत अच्छा। सीजे ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया और उपस्थित मैगी की ओर देखा। वैली ने अपने से अधिक शक्तिशाली एक मैगस को अपमानित किया और सार्वजनिक क्षेत्र में मंत्र का उपयोग करने का प्रयास किया। मैं उसे 3 महीने तक अंधेरे टॉवर में कैद की सजा सुनाता हूँ। इसके अलावा, मैं इस वर्ष के संसाधनों में से उनके हिस्से को भी रद्द कर दूंगा। क्या आप इससे संतुष्ट हैं, वाइस टीम लीडर लेलिन? सीजे ने पूछा, विशेष रूप से अंतिम कुछ शब्दों पर जोर देते हुए, और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह कुछ कहना चाह रहा हो। लेकिन निश्चित रूप से, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मुस्कुराते हुए, लेलिन ने अपना दाहिना पैर वापस खींच लिया और सीजे की ओर मुंह करके विनम्रतापूर्वक सलामी दी। ये परिणाम उसकी अपेक्षा से पहले से ही बेहतर था, और वह जानता था कि उसे पता होना चाहिए कि कब रुकना है और इस स्थिति में कब बहुत आगे नहीं बढ़ना है। वैसे, आप मेरे साथ आओ, सीजे ने लेलिन की ओर इशारा किया। शिकार दल की प्रशंसा भरी और भयभीत निगाहों के सामने, लेलिन ने अपने कंधे उचकाए और धीरे धीरे मैदान से बाहर निकल गया। केवल जख्मी मैगस वैली ही जमीन पर पड़ा रह गया था। वह वास्तव में इतना मजबूत है। लेलिन के मैदान से चले जाने के बाद शेष मैगी ने अविश्वास की कुछ आवाजें निकालीं। उन्होंने कहा, हालांकि वह मजबूत है, फिर भी उसने हमारी टीम के नेता के साथ विरोधाभास करने का साहस किया। हे, एक अन्य मैगस मुस्कुराया, लेलिन के स्पष्ट दुर्भाग्य पर खुशी जताते हुए। उनका टीम लीडर, सीजर, कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था। वह न केवल उनके शिकार दल का टीम लीडर था, बल्कि उसके पास यातना देने के कई तरीके भी थे जिनसे किसी भी आधिकारिक जादूगर का नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता था। लेलिन, मुझे वह याद है, वह जोन 13 का लेलिन है। उसी समय, एक मैगी को अंततः लेलिन की पहचान का एहसास हुआ। वह व्यक्ति जिसने 9 डार्क मैगी को मार डाला और 8 को पकड़ लिया। हाँ, उस व्यक्ति का नाम लेलिन था और उसे मुख्यालय द्वारा यहाँ भेजा गया था। यह कोई बड़ा संयोग तो नहीं हो सकता, है न? शिकार दल का एक जादूगर, जिसकी त्वचा बहुत तैलीय थी, बातचीत में शामिल हो गया। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। कई दुश्मन मैगी पर हमला करके और उन्हें पकड़कर, जिनमें से कुछ अर्ध परिवर्तित मैगी थे, लेलिन ने काफी प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी। अब जाकर इन जादूगरों को पता चला कि उन्होंने किसे उकसाया था। कोई आश्चर्य नहीं, अगर वह लेलिन था, तो उसे इतना घमंडी होने का अधिकार है। एक अधेड़ उम्र का आदमी उस दिशा में देख रहा था जिधर लेलिन गया था। उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था। वे शिकार दल के साधारण सदस्य थे। उनकी औसत शक्ति अर्ध परिवर्तित तात्विक मैगस के बराबर थी, तथा इस स्तर की शक्ति वाले कई मैगी को लेलिन ने मार डाला था। एक बात जिस पर वे सामूहिक रूप से सहमत थे, वह ये थी कि शक्ति ही दुनिया में व्यक्ति की स्थिति निर्धारित करती है। शुरुआत में उन्हें नहीं पता था कि लेलिन कौन है, और उन्होंने सोचा कि लेलिन उन्हें उकसा रहा है। पीछे मुड़कर देखने पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह किसी विशेषज्ञ का कार्य था जो जानता था कि वह क्या कर रहा है। ... शिकार दल में शामिल मैगी ने उसी शाम आयोजित भोज में लेलिन को एक बार फिर देखा। इस बार किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर उससे झगड़ा कर सके। लेलिन लंबी मेज के दाहिनी ओर बैठा था और शांति से भोज में उपस्थित सभी मैगी का आंकलन कर रहा था। शिकार दल में लोगों की संख्या पोषनिंग दल की तुलना में कम थी, लेकिन फिर भी यहाँ लगभग 50 लोग थे। इनमें से प्रत्येक मैगी ने शक्तिशाली ऊर्जा तरंगें उत्सर्जित की। यहाँ मौजूद लगभग सभी मैगी अर्धतत्वीय रूपांतरण की दहलीज तक पहुंच चुके थे। उन्हें आधिकारिक मैगी के बीच सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। हर कोई। मेज के सिरहाने पर सीजन ने अपना गला साफ किया। तुरंत ही वहां पुनर्तः शांति छा गई और सभी ज्योतिषी सम्मानपूर्वक खड़े होकर सीजे के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। भोज शुरू करने से पहले मुझे आपको एक नए सदस्य से मिलवाने की इजाजत दीजिए। सीजे का चेहरा उज्ज्वल मुस्कान से चमक रहा था। ये मैगस लेलिन है। वह हमारी शिकार टीम में शामिल होंगे और उप टीम लीडर का पद संभालेंगे। सभी लोग कृपया उसका स्वागत करें। सीजे के परिचय के बाद लेलिन भी खड़ा हुआ और सभी को संबोधित करने के लिए कई बार झुका। वाइस टीम लीडर लेलिन। जिन मैगी ने लेलिन को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते देखा है, वे इतना नीचे झुकने के अलावा कुछ और करने की हिम्मत नहीं कर पाए कि उन्होंने लगभग 90 डिग्री का कोण प्राप्त कर लिया। बहुत अच्छा। सीजे ने यह दृश्य देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने कहा, आप सभी ने मैगस लेलिन की ताकत का अनुभव किया है।
इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि उप टीम लीडर लेलिन शिकार क्षेत्र 3 के कमांडर का पद संभालेंगे। जरा ठहरिए, सीजे के भाषण को बीच में रोकते हुए एक आवाज सुनाई दी। सीजे ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन इस आवाज के स्रोत को देखने के बाद उसकी अभिव्यक्ति नर्म हो गई। वाइस टीम लीडर लेलिन, क्या आपको कोई आपत्ति है? बेशक मेरे पास एक है। लेलिन उदास और परेशान लग रहा था। शिकार क्षेत्र 3, मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा लगता है कि यह एबिसल बोन फॉरेस्ट के क्षेत्र के अंतर्गत है। अनंत नदी के मैदानों के गुप्त क्षेत्र में, प्रकाश या अंधकार में मैगी संगठनों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों के अलावा ऐसे स्थान भी थे जिन पर सेनाओं ने कब्जा कर लिया था, साथ ही कुछ खाली क्षेत्र भी थे। ये क्षेत्र प्रकाश और अंधकार मागी के दो गुटों के बीच की सीमाओं पर स्थित थे। कुछ निर्जन क्षेत्रों में थे, जबकि अन्य सुलभ स्थानों पर थे। चूंकि दोनों पक्ष अभी भी तैयार नहीं थे, इसलिए अपनी मुख्य सेनाओं के साथ युद्ध में उतरना संसाधनों की बर्बादी थी। इसलिए वहां एक अलिखित समझौता हुआ था कि दोनों क्षेत्रों से आने वाले भटकते हुए मैगी को वहां युद्ध करने की अनुमति दी जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन स्थानों का पहले क्या नाम था। ये कुछ क्षेत्र, जो फोर सीजन गार्डन के नियंत्रण में थे, सभी हंटिंग टीम के थे और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। हाँ, जोन 3 में मुख्य शत्रु एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी है। क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी है? अचानक सीजन ने अपने माथे पर थपकी दी और कहा, ओह, मैं भूल गया। मैंने आपकी पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा है, मैगस लेलिन, आप कभी एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी में अनुयायी थे, है ना? क्या आप हमें कुछ बताना भूल गए? हम फोर सीजन्स गार्डन में शामिल होने के समय लेलिन ने अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बहुत खुलकर बात की थी। डिलिन गार्डन से कुछ लाभ प्राप्त करने के अलावा उसके अतीत के बारे में कुछ भी दिलचस्प नहीं था। हालांकि किसी और के द्वारा उस पर नियंत्रण किए जाने की भावना के कारण वह असहज महसूस करने लगा। जब मैं फोर सीजन्स गार्डन में शामिल हुआ तो मैंने स्पष्ट रूप से एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के साथ अपना संबंध खत्म कर लिया था। क्या टीम लीडर को अब भी मेरी बातों पर संदेह है? लेलिन ने दृढ़ता से उत्तर दिया। बहुत अच्छा, सीजन ने मुस्कुराते हुए ताली बजाई। तो मुझे ये साबित करो। मुझे एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी से एक मैगस का सिर लाओ और फोर सीजन्स गार्डन के प्रति अपनी वफादारी साबित करो। और अगर मैं ना कह दूं, उस स्थिति में मुझे माफ करें, लेकिन मैं आपको आदेश के विरुद्ध जाने के आरोप में गिरफ्तार कर लूंगा। सीजे के चेहरे की मुस्कान ठंडी पड़ गई और उसके माथे पर स्थित तीसरी आंख खुल गई। तारांकन बज, एक मजबूत और रक्तपिपासु आध्यात्मिक शक्ति, जो एक महीन बुने हुए जाल की तरह थी, ने एक पल में पूरे कमरे को ढक लिया। लेलिन के चेहरे पर गंभीर भाव था जब उसने अपने दाहिने हाथ से अपनी कनपटी पर हल्का दबाव डाला। अथाह गहराई और अंधकार से भरी आध्यात्मिक शक्ति भी मैदान पर उतर आई। काचा काचा, तारांकन। तुरंत ही ऐसा लगा जैसे हवा फट रही हो और टूटने की आवाजें निकलने लगीं। तारांकन फुफ। तारांकन कमरे में तीव्र तूफान आया और ऐसा लगा जैसे कहीं से 10 तीव्रता का बवंडर आ गया हो, जिससे खाने की मेजों पर रखा खाना बिखर गया। यह एक आध्यात्मिक शक्ति का बवंडर है। मैदान छोड़ना। वहां उपस्थित सभी जादूगरों के चेहरे पर अत्यधिक भय का भाव था और वे शीघ्रता से पीछे हट गए। आपकी आध्यात्मिक शक्ति में काफी सुधार हुआ है, लेकिन ये शर्म की बात है कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। लेलिन के सामने से सीजे की आवाज आई, जिसमें आश्चर्य की झलक थी। जिसके बाद वहां ठंड बढ़ गई। मैं तुम्हें अनुभव कराऊंगा कि असली शीर्ष रैंक एक मैगस कैसा होता है। आध्यात्मिक आंख। उसके बोलने के तुरंत बाद सीजे के पीछे एक विशाल खड़ी आंख की धुंधली छवि प्रकट हुई। वह आंख राक्षसी लग रही थी क्योंकि पूरी आंख काली थी और सीजे के माथे की आंख जैसी थी। तारांकन गड़गड़ाहट। तारांकन। ऊर्ध्वाधर नेत्र की छवि प्रकट होने के बाद क्षेत्र के भीतर आध्यात्मिक शक्ति के बवंडर की शक्ति 2 गुना बढ़ गई। इससे शून्य में छोटी छोटी काली दरारें भी पड़ गईं, जहां से चांदी जैसी रोशनी निकल रही थी। टीम लीडर सीजे की क्षमता उस स्तर पर पहुंच गई है जहां वह शून्य को पाट सकता है। यदि वह आगे बढ़ता है तो वह आध्यात्मिक शक्ति को मूर्त रूप देने की क्षमता तक पहुंच जाएगा, जो कि रैंक 2 मैगी की क्षमता है। ये देखकर कि सीजे के आध्यात्मिक तूफान ने अंतरिक्ष को लगभग तहस नहस कर दिया है, वहां उपस्थित शिकार दल के सदस्यों ने अविश्वसनीय विस्मय व्यक्त किया। मैंने बहुत पहले सुना था कि कैसे 20 साल पहले लॉर्ड सीजर रैंक 2 तक आगे बढ़ने के मानदंडों तक पहुंच गए थे। हालांकि रास्ता प्रशस्त करने और अपनी भविष्य की उन्नति को आसान बनाने के लिए उन्होंने अपनी साधना को दबाने का विकल्प चुना। चेहरे पर धुंध की पट्टी बांधे एक महिला मैगस ने बड़बड़ाते हुए कहा, उसकी आंखों में सीजर के प्रति श्रद्धा झलक रही थी। जैसा कि मैंने सोचा था, हमारा टीम लीडर वास्तव में सबसे मजबूत है। जैसा कि अपेक्षित था, वह शक्तिशाली है। लेलिन ने अपने दांत भींच लिए और उसकी चेतना के सागर से बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी। उसी समय उसकी आंखों में प्रकाश की एक नीली किरण चमक उठी। एआई चिप प्रतिद्वंद्वी की शक्ति का अनुमान लगाओ। बीप। मिशन स्थापित किया गया।
सूचना एकत्र करना, सिमुलेशन मॉडल का निर्माण शुरू करना। एआई चिप की यांत्रिक आवाज सुनाई दी। लेलिन की आंखों के सामने डेटा की धारा प्रवाहित हुई, जिससे अंततः निष्कर्ष निकला गया। लक्ष्य की आध्यात्मिक शक्ति का अनुमान 79.9। रूपांतरण के लिए चुना गया मौलिक सार, मृत्यु तत्व। अनुमानित तत्व सार रूपांतरण 85-90%। इस डेटा का मतलब है कि वह रैंक 2 तक आगे बढ़ने के लिए प्रवेश आवश्यकताओं से बहुत आगे है। रैंक 1 मैगस से रैंक 2 मैगस तक आगे बढ़ने के लिए शर्तें थीं कि व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति कम से कम 80 होनी चाहिए और उसका तात्विक सार रूपांतरण कम से कम 80% होना चाहिए। हालांकि कई प्रतिभाशाली मैगी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि आगे बढ़ने पर उनकी स्थिति सर्वोत्तम हो, जिससे उनके भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस प्रकार उन्होंने स्वेच्छा से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को दबा दिया, इसे सीमा पर ही रखा, जबकि उन्होंने अपने तात्विक सार रूपांतरण को कम से कम 90% तक बढ़ा दिया। तभी वे आगे बढ़ना चुनेंगे। रैंक 2 के जिस प्रकार के मैगी ने इस तरह आगे बढ़ने का विकल्प चुना, उनकी युद्ध शक्ति उनके साथियों से कहीं अधिक थी। साथ ही उनकी भविष्य की सभी प्रगतियां भी आसान हो जाएंगी। सीजर इस विचारधारा वाला एक प्रतिभाशाली जादूगर था। अकेले ताकत के आधार पर वह पोशनियरिंग टीम के नेता डेकार्टे से भी ऊपर था। हालांकि ये बिल्कुल सामान्य बात थी। डेकार्ट पोशनियरिंग टीम का नेता था और युद्ध शक्ति के बजाय वह पोशनियरिंग में ज्ञान प्राप्त करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता था। दूसरी ओर सीजर फोर सीजन्स गार्डन की शिकार टीम का प्रभारी था और इस प्रकार वह निश्चित रूप से अपने साथियों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। लेलिन के मन में अचानक एक विचार आया और उसने तुरंत अपने आंकड़ों पर नजर डाली। लेलिन फॉलियर, रैंक 1 वॉरलॉक, रक्तरेखा, विशाल कैमोइन सर्प, शक्ति 7.1, चपलता 6.7, जीवन शक्ति 8.5, आध्यात्मिक बल 58.9, जादुई शक्ति 58, जादुई शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के साथ समन्वय में है। तत्व सार रूपांतरण 70%। स्थिति स्वस्थ, मेरी आध्यात्मिक शक्ति और तात्विक सार रूपांतरण उसकी तुलना में बहुत कमजोर है और वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग भी नहीं कर रहा है। अगर वह ऐसा करता तो मेरी बाह्य आध्यात्मिक शक्ति बहुत पहले ही नष्ट हो गई होती। लेलिन ने तीखी हंसी हंसी। बेशक उन्होंने पूरी ताकत नहीं लगाई थी। उसकी तात्विक सार रूपांतरण और आध्यात्मिक शक्ति को पुरानी चुड़ैल से प्राप्त तकनीक द्वारा दबा दिया गया था, जिससे दूसरों के लिए यह अधिक स्पष्ट हो गया कि वह इस व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं था। सीजर द्वारा आध्यात्मिक नेत्र तकनीक का उपयोग करने के बाद लेलिन की आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो गई, जिससे हमला खतरनाक रूप से उसके शरीर के करीब आ गया। ओह! लेलिन अचानक पीला पड़ गया और लड़खड़ाते हुए 3 कदम पीछे हट गया। हर कदम पर एक गहरा पदचिह्न दिखाई देता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर सफेद गैस उठ रही हो। लेलिन की आंखों में लाली की एक झलक दिखाई दी, लेकिन वह जल्दी ही गायब हो गई। उसने अपने मुंह के कोने पर खून को रगड़ा और हारने की अनिच्छा के साथ सीजर की ओर देखा। टीम लीडर सचमुच अद्भुत है। इस स्थिति में जीत बहुत स्पष्ट थी। सामने खड़ी महिला जादूगरनी ने जोर से जयकारा लगाया। चुप रहो। सीजर ने उसे घूर कर देखा और महिला मैगस चुप रही, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके साथ अन्याय हुआ है। पक पक, तारांकन, सीजर ने भावशून्यतापूर्वक ताली बजाई। इसके बाद औपचारिक पोशाक में अनुचरों की 2 पंक्तियां हॉल में आईं। अपने सामने की अव्यवस्था को देखते हुए उनमें किसी प्रकार की उलझन या आश्चर्य का भाव नहीं था, क्योंकि उन्होंने तुरंत अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। जादू मंत्रों से निकली बहुरंगी किरणों ने क्षेत्र को प्रकाशित कर दिया, तथा स्तर 3 के अनुचरों ने सफाई की गति को तेज करने के लिए 0 श्रेणी के जादू मंत्रों का भी प्रयोग किया। कुछ ही मिनटों बाद हॉल एकदम नया जैसा लगने लगा। यहाँ तक कि लंबी मेज भी बदल दी गई थी और सभी प्रकार के गर्म और लजीज व्यंजन एक बार फिर मेज पर सजाए गए थे। इसलिए आपका जवाब क्या है, मैगस लेलिन? सीजर ने लेलिन को देखा, जो उदास दिख रहा था। चूंकि टीम लीडर यही चाहता है, इसलिए मेरे पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेलिन ने अनिच्छा से उत्तर दिया। बहुत अच्छा, सीजर ने सिर हिलाया। तो फिर सब लोग, आइए हम लेलिन के भविष्य के योगदान के लिए अपना गिलास उठाएं। तारांकन खनक। तारांकन, कई शराब के गिलासों के एक दूसरे से टकराने से उज्ज्वल सुखद ध्वनि उत्पन्न हुई। डॉट 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 डॉट। मेरे नाथ, हम जिस क्षेत्र के प्रभारी हैं, शिकार क्षेत्र 3, वह हरे भरे ऊंचे इलाकों से लेकर सूखे दलदलों तक फैला हुआ है। यहाँ अनंत नदी के मैदानों के गुप्त तल से बहुत कुछ प्राप्त नहीं होता, सिवाय एक प्रकार के काल्पनिक झरने के पानी के, जिसकी दोनों ओर के जादूगरों द्वारा बहुत मांग है। शिकार दल का एक बूढ़ा जादूगर, जिसके बाल सफेद थे, लेलिन को साथ लेकर आया और उस क्षेत्र में गश्त करने लगा। जिन क्षेत्रों पर शिकार दल का नियंत्रण था, वे आधिकारिक रूप से जीते गए क्षेत्रों से बहुत भिन्न थे। वे उस सीमा पर थे जहां कई विरोधी शक्तियां थीं, और शत्रु मैगी को आसपास देखना कोई अजीब बात नहीं थी।
इस प्रकार ये कुछ शिकार क्षेत्र वे थे जहां गुप्त विमान के भीतर सबसे अधिक लड़ाइयां हुई। हर दिन कई अनुचर और यहां तक कि आधिकारिक मागी भी दुश्मन के हाथों मारे जाते थे, जो दुश्मन के लिए महज योग्यता अंक बनकर रह जाते थे। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के अनुयायी, जब से मैंने उन्हें आखिरी बार देखा है, वास्तव में बहुत समय बीत चुका है। लेलिन ऊंचे स्थान पर खड़ा था और दूर तक देखता हुआ बुदबुदा रहा था। उस क्षण एबिसल बोन फॉरेस्ट अकेडमी में उसका पिछला जीवन और वहां मौजूद प्रत्येक व्यक्ति ताज़ा यादें बन गए। वैसे भी प्रोफेसर क्रॉफ्ट केवल एक पोषण मास्टर हैं, इसलिए यह संभावना नहीं है कि उन्हें युद्ध के मैदान में भेजा जाएगा। यदि उन्होंने हाल ही में किसी को नाराज किया है तो यह एक अलग कहानी होगी। लेलिन ने कुछ देर सोचा। युद्ध के मैदान पर उसे केवल एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के आधिकारिक मैगी ही मिलेंगे। अकादमी के प्रोफेसरों में से वह केवल डोरोटे और क्रॉफ्ट जैसे कुछ ही लोगों से परिचित थे। यदि उसने कुछ अन्य लोगों को मार भी दिया होता तो भी उसे कोई ग्लानि नहीं होती, क्योंकि वह उन्हें पहले से जानता नहीं था। उसे तो लिलीटेल परिवार के कुछ लोगों से मिलने की भी उम्मीद थी। वह स्पष्ट रूप से पहले उनके द्वारा पीछा किए जाने से रंजिश रखता था। उप टीम लीडर, हम यहाँ 15 मिनट से अधिक समय से रुके हुए हैं। ये सीमा है, और यदि हम आगे बढ़ते हैं तो संभव है कि दुश्मन के स्काउट हमारी ऊर्जा तरंगों का पता लगा लेंगे और हमें घेर लेंगे। गश्त कर रहे जादूगर जो लेलिन का मार्गदर्शन कर रहा था ने झुककर उसे याद दिलाया। शिकार क्षेत्र 3 में उपनेता लेलिन स्थानीय तानाशाह होने की उपाधि के हकदार थे। आखिरकार उसके पास पर्याप्त ताकत थी। वह 4 सीजन्स गार्डन का सर्वोच्च रैंक वाला व्यक्ति था और वह इन शिकार टीम के सदस्यों का बॉस था। यह बहुत भयानक था। यदि लेलिन को कोई मैगस आंखों में खटकता था तो उसे दुश्मन के इलाके में प्रवेश करने का आदेश देकर उसे मौत के घाट उतार देना पूरी तरह से उसके अधिकार में था। यदि वे विरोध करना चाहते तो लेलिन आदेशों की अवहेलना करने के आधार पर उन्हें मार सकता था। इस प्रकार अब जब उनका जीवन लेलिन के हाथों में था तो गर्व और सम्मान जैसी चीजें बहुत पहले ही भूल चुकी होंगी। लेलिन, जिसे यहां भेजा गया था, ने कुछ चालों से इन कुछ मैगी को वश में कर लिया। समझ गया, बुरे आदमी, लेलिन ने उदासीनता से उत्तर दिया। शिकार दल के अधिकांश सदस्यों के उपनाम थे और लेलिन के बगल में खड़ा ये मैगस ओल्ड मैन उपनाम से जाना जाता था। चूंकि लिलीटेल परिवार एबिसल बोन फॉरेस्ट अकेडमी के डीन बनने की प्रतियोगिता हार गया, इसका मतलब है कि उनकी ताकत निश्चित रूप से रैंक 2 मैगस से अधिक नहीं है। कौन जानता है, हो सकता है कि उनके पास रैंक 2 का मैगस भी न हो। लेलिन ने जल्दी से लिलीटेल परिवार की ताकत की गणना की। बोसेन के दादा, जिन्हें मैंने उस समय मारा था, लिलीटेल परिवार में रैंक 1 के शिखर पर एक शक्तिशाली बुजुर्ग थे। वह शायद सीजर से थोड़ा कमजोर थे और डेकाटे के समान ही ताकतवर थे। लेलिन की नीली आंखें चमक उठी जब उसने मन ही मन आदेश दिया, एआई चिप। सीजे के बारे में पहले से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग करके एक सिमुलेशन मॉडल स्थापित करें और सीजे के खिलाफ लड़ाई में जीतने की मेरी संभावनाओं की गणना करें। बीप। मिशन स्थापित किया गया। डेटा स्थानांतरण की शुरुआत, मानव रूप का अनुकरण। एआई चिप ने ईमानदारी से पिंक किया। चल दर, लेलिन ने ओल्ड मैन से कहा, जो किनारे पर खड़ा था, और राहत की सांस ली क्योंकि वे जल्दी से उस क्षेत्र से चले गए। जैसे ही वह आगे बढ़ा, डेटा की धाराएं लेलिन के सामने तेजी से चमकने लगीं। लेलिन की मानसिक शक्ति के कारण एक साथ कई काम करना बहुत आसान था। कुछ ही क्षणों बाद एआई चिप ने परिणाम प्रस्तुत कर दिए। युद्ध परिणाम, नंबर 2 और 3 खुद को विस्फोट कर मर जाएंगे। होस्ट और सीजर एक साथ मरेंगे। संभावना 89.7%। क्या हो रहा है? मुझे विशिष्ट चित्र दिखाओ। लेलिन हैरान रह गया। उन्होंने जो शर्तें रखी उनमें यह भी शामिल था कि अगर वे पूरी ताकत से आगे बढ़े तो क्या करेंगे, जाल बिछाएंगे और नंबर 2 और 3, जो ब्रांडेड तलवारबाज थे, से आश्चर्यजनक हमले कराएंगे। इन परिस्थितियों के बावजूद भी परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहा, जो उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। तारांकन विंग। तारांकन। लेलिन की आंखों के सामने एक धुंधली नीली स्क्रीन, जो त्रि-आयामी डिस्प्ले के समान थी, प्रकट हुई और एक छवि दिखाई। दृश्य में जब सीजर का ध्यान भंग हुआ तब लेलिन ने एक आश्चर्यजनक हमला किया, जिससे उसके प्रतिद्वंद्वी को भारी क्षति पहुंची। सीजर तब आश्चर्य और क्रोध में पीछे मुड़ा और लेलिन से लड़ा। स्क्रीन पर 2 आकृतियां चमक उठीं। लेलिन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सीजर का शरीर कितना मजबूत था। जब वे कुछ मिनटों तक बेतहाशा लड़ते रहे तो सीजर ने एक बार फिर अपनी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया और अपनी अधिकांश चोटों को ठीक कर लिया। इस समय लेलिन ने अपने छिपे हुए कार्ड भी प्रकट कर दिए थे, नंबर 2 और 3। नंबर 2 और 3 दहाड़े और उनके शरीर पर लगी आग भड़क उठी, जिससे सीजर उनकी लंबी तलवारों से निकली भीषण लपटों में डूब गया। सीजर के माथे पर स्थित तीसरी आंख खुल गई, जिससे एक काले रंग की रक्षात्मक प्रकाश किरण प्रकट हुई, जिसने दोनों ब्रांडेड तलवारबाजों के हमले को पूरी तरह से दबा दिया।
उस आंख से एक सफेद रोशनी भी निकलती हुई प्रतीत होती थी, जिसमें व्यक्ति की आत्मा के विरुद्ध अत्यधिक आक्रामक शक्ति होती थी। अंत में लेलिन के पास नंबर 2 और नंबर 3 को खुद को विस्फोट करने का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, जिससे सीज़र की तीसरी आंख नष्ट हो गई। हालांकि सीज़र पागलों की तरह हंसा और उसके शरीर को 2 अन्य आकृतियों में विभाजित कर दिया। तीनों शव अलग अलग स्थानों पर खड़े थे और लेलिन को अपने साथ घसीटते हुए ले गए, क्योंकि तीनों एक साथ विस्फोटित हो गए। एक शरीर में 3 आत्माएं। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैगी अभी भी इस प्राचीन तकनीक का अभ्यास कर रही होगी और वास्तव में सफल भी होगी। लेलिन के चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। हालांकि एआई चिप के सिमुलेशन से लेलिन को अब अपनी ताकत के स्तर का बेहतर अंदाजा हो गया था। वर्तमान में लेलिन को रैंक 1 के शिखर पर कहा जा सकता है, जहां अर्ध परिवर्तित मैगस से निपटना सब्जियों को काटने जितना आसान था। हालांकि यदि वह स्वयं की तुलना प्रतिभाशाली मैगी जैसे कि सीज़र से करे, जिसने आगे बढ़ने की सभी आवश्यकताओं को पहले ही पूरा कर लिया था, तो भी वह कमजोर था। सौभाग्यवश सीज़र जैसे मैगी दक्षिणी तट पर आम नहीं थे। उसका प्राणघातक शत्रु लिलीटेल परिवार का बुजुर्ग सीज़र से थोड़ा कमजोर था। लेलिन के वर्तमान कौशल के साथ, यदि वह बिना किसी चाल के उससे आमने सामने लड़ता, तो वह सीज़र का मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि यह अपेक्षित था, क्योंकि लेलिन को आधिकारिक मैगस बने ज्यादा समय नहीं हुआ था। अधिकांश मैगी अभी भी नए और अनुभवहीन होंगे। लेलिन के लिए इस स्तर की ताकत हासिल करना पहले से ही एक उपलब्धि थी। जब तक मैं कुछ समय और सहन करता हूं और तब तक प्रतीक्षा करता हूं जब तक कि मेरी आध्यात्मिक शक्ति और तात्विक सार रूपांतरण उस अंतिम स्तर तक नहीं पहुंच जाता जिसे रैंक 1 मैगस द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। फिर अपने वॉरलॉक वंश से मिले अतिरिक्त बोनस के साथ मैं निश्चित रूप से उसे हराने में सक्षम हो जाऊंगा और शायद उसे मार भी दूंगा। लेलिन ने मन ही मन गणना की। उसकी आंखों में अंधेरी रोशनी चमक रही थी। ये दृश्य देखकर उसके पास बैठा बूढ़ा व्यक्ति भय से कांप उठा। तारांकन बूम, धमाका, तारांकन। जमीन से एक भयंकर भूकंपीय लहर आई। एक दरार दिखाई दी और जमीन से आकर्षक, सुगंधित और दूधिया सफेद झरने का पानी फूट पड़ा। रहस्यमय सुगंध हवा में फैल गई और क्षेत्र के पौधे तेजी से बढ़ने लगे। ऐसा लगा जैसे उन्हें कुछ पोषण मिल गया हो। चीख चीख। एक मिट्टी का पीला छछूंदर घास से उछल कर आया और उसने अपनी बुद्धिमान आंखें खोलकर अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण किया। वह पानी के किनारे पर भागा और बड़े बड़े घूंटों में पानी पीने लगा। तारांकन बूम, धमाका, तारांकन। भारी कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई, जिससे ये पता चला कि जानवरों का एक झुंड आ गया है। वहां भेड़िए, चीते और अजगर जैसे सामान्य जानवर भी थे, लेकिन वे उन अजीब, विचित्र दिखने वाले जीवों की तुलना में कुछ भी नहीं थे जो वहां थे। इनमें से कुछ का ऊपरी आधा भाग मानव जैसा था, जबकि दूसरा आधा भाग मकड़ी के पैरों जैसा था, तथा कुछ ऐसे भी थे जो पर्वतों जितने विशाल थे। हालांकि इन सभी जीवों से भी अधिक भय का कारण लहर के केंद्र में उपस्थित काला धुआं था। ये काला धुआं एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसके किनारों पर धुएं के अनेक गुच्छे थे, जो तंबुओं की तरह बाहर की ओर फैलते जा रहे थे। चाहे वे बाघ हों, चीता हों, अर्ध मकड़ी हों या 2 मुंह वाले सांप हों, जो भी जानवर नजदीक आता, वह चुपचाप धुंध में समा जाता। इसके गुजर जाने के बाद वहां केवल सफेद हड्डियों का ढेर ही बचा। यद्यपि दूधिया सफेद झरने के पानी से आकर्षक रूप से प्रबल जीवन शक्ति निकल रही थी, फिर भी सभी जानवरों ने काले धुएं से दूर रहने का एक ही निर्णय लिया। जानवरों और काले धुएं के बीच जानबूझकर काफी जगह छोड़ी गई थी। वे झरने के किनारे आए और झरने का पानी पीने के लिए होड़ करने लगे। अकेले काले धुएं ने ही बहुत जगह घेर ली थी। भयंकर गर्जना और मांस के टुकड़े टुकड़े होने की आवाजें गूंज रही थीं। झरने के मुहाने पर पानी पीने के लिए खूनी संघर्ष शुरू हो गया। बेशक ये विचित्र जानवर काले धुंध की विपरीत दिशा में चले गए और पहले वाला छछूंदर बहुत पहले ही गायब हो चुका था। कुछ किलोमीटर से अधिक दूरी पर एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी की वर्दी पहने मैगी का एक समूह आगे बढ़ रहा था। बीच में एक मैगस था जिसके शरीर पर अनगिनत पौधे लटक रहे थे जो सीधे जमीन में गड़े हुए लग रहे थे। अचानक एक जादूगर ने अपने कदम रोक दिए और मुस्कुराने लगा। क्या हो रहा है, ब्लेक? क्या तुम्हें कुछ पता चला? टीम के नेता ने ब्लेक नामक स्काउटिंग मैगस से पूछताछ की। हाँ, उस दिशा में, लगभग 7 किलोमीटर दूर, मुझे सघन जीवन शक्ति ऊर्जा तरंगें महसूस हुई और मैं पृथ्वी में प्रवाहित ऊर्जा शिराओं को महसूस कर सकता था। यह एक नवनिर्मित काल्पनिक झरने के मुहाने पर था। वहां जीवन के कई कमजोर निशान भी हैं, जो संभवतः आसपास के जानवरों के हैं जो वहां आकर्षित हुए थे। ब्लेक ने झरने की दिशा की ओर इशारा करते हुए दृढ़ता से कहा। अच्छा, चलो वहां चलें, कहीं ऐसा न हो कि वे कमीने पूरा झरना पी जाएं। मैगस नेता बहुत प्रसन्न हुआ। काल्पनिक झरने की खोज एक महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन ब्लेक स्पष्टतः हिचकिचा रहा था। जीवन के उन सभी चिन्हों के बीच एक बड़ा जीव प्रतीत होता है। किसे पड़ी है?
क्या आपका मतलब है कि यह 5 आधिकारिक मैगी के साथ हाथ मिलाकर हमला करने का विरोध कर सकता है? समूह के सदस्यों में से एक ने तुरंत कहा, तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? पूरा समूह तुरंत उस दिशा में चल पड़ा जिसे ब्लेक ने बताया था, और ब्लेक केवल व्यंग्यात्मक मुस्कान ही दे सका, क्योंकि उसे पता था कि कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा। इसके अलावा, जैसा कि उनके साथी खिलाड़ी ने कहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्हें रोक सके, जब तक कि उन्हें फोर सीजन्स गार्डन से कोई जादूगर न मिल जाए। जब मैगी समूह काल्पनिक झरने के मुहाने पर पहुंचा, तो उन्होंने कई जानवरों को झरने के पानी के लिए छटपटाते देखा। नहीं, इन नीच दरिंदों की हिम्मत कैसे हुई कि वे मेरे काल्पनिक झरने का पानी पी सकें? जैसे ही उसने जल स्तर गिरते देखा, नेता पागल होने की कगार पर पहुंच गया। यह एक उच्च स्तरीय जीवन शक्ति वाला झरना जल है जो प्रति गैलन 100 से अधिक जादुई क्रिस्टल के मूल्य पर बिकता है। औषधि तैयार करते समय भी यह एक आवश्यक वस्तु है। जल्दी, तुम अभी भी वहां क्या कर रहे हो? इन सभी कमीनों को मार डालो। मैगी के हाथों में ठंडक छोड़ती 2 बर्फ की पट्टियां दिखाई दी। उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी, मानो वह कोई द्वेष रखता हो। हालांकि इस तरह से झरना बच जाएगा और एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी का अधिकार हो जाएगा, लेकिन योगदान अंकों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उसे दिया जाएगा। टीम लीडर, वो देखो। ब्लेक ने काले धुएं की ओर इशारा करते हुए नेता को उनके कपड़ों से घसीटा। शैतानी काला धुआं। छी, इसका इतना बड़ा होना मतलब है कि यह पहले से ही वयस्क है। नेता को सिरदर्द होने का एहसास हो रहा था। शैतानी काला धुआं मैगस दुनिया में एक उच्च ऊर्जा वाला प्राणी था। वे बिना किसी आकार के पैदा हुए थे और केवल काले धुएं से बने थे। वे तेजी से आगे नहीं बढ़ते थे, लेकिन यही कारण था कि उनके विरुद्ध मंत्र कम प्रभावी होते थे, तथा उनकी रक्षात्मक क्षमताएं अधिक प्रभावशाली होती थीं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि यह शैतानी काला धुआं पहले ही परिपक्व हो चुका था। यह एक बड़ी संभावना थी कि एक परिपक्व शैतानी काली धुंध ने उनकी आध्यात्मिक क्षमता को जगा दिया हो। यहां तक कि आधिकारिक मैगी को भी इसे मारने या भगाने में परेशानी हो सकती है। जो कुछ भी, अच्छी बात यह है कि इस प्रकार के शैतानी काले धुएं की रक्षा तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमले अपेक्षाकृत कमजोर हैं, इसलिए केवल एक ही बात से सावधान रहना है कि इसके स्पर्शकों को आपको छूने न दें। नेता ने 2 सदस्यों की ओर इशारा किया। तुम दोनों मेरा अनुसरण करोगे और लंबी दूरी के मंत्र छोड़ोगे, और उम्मीद है कि शैतानी काले धुएं को दूर कर दोगे। बाकी लोग जानवरों को भगा देंगे, क्योंकि हर सेकंड जब वे यहां होंगे तो इसका मतलब है कि हम हजारों जादुई क्रिस्टल खो देंगे। ऐसा प्रतीत होता था कि मैगस नेता समूह में सम्मानित था, तथा उसकी व्यवस्था भी उचित थी। इसके तुरंत बाद मैगी अलग हो गए। ड्रिलिंग फ्रॉस्ट, आग का गोला, द्वितीयक ऊर्जा का गोला। तीनों मैगी द्वारा आधिकारिक मैगी के ऊर्जा स्तर पर मंत्र छोड़े गए। बर्फ के गोले, आग के गोले और ऊर्जा के बहुरंगी गोले झरने के पास शैतानी काले धुएं की ओर उड़ रहे थे। मंत्रों के प्रभाव से वायु विकृत हो गई तथा आकाश में ऊर्जा तरंगों के निशान पीछे छूट गए। वाह वाह, शैतानी काली धुंध से ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे किसी बच्चे के रोने की आवाजें आ रही हों, क्योंकि उसके शरीर पर लगी काली धुंध छंट रही थी। इसके बाद यह और अधिक पारदर्शी हो गया। बर्फ के गोले, आग के गोले और द्वितीयक ऊर्जा की गोलियां काले धुएं से होकर गुजरी, लेकिन इससे कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। काले धुएं का पूरा शरीर थोड़ा और पारदर्शी हो गया, फिर भी वह झरने से बड़े घूंट पानी पी रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शारीरिक हमले काम नहीं करते, जिसका मतलब है कि इस शैतानी काले धुएं ने निश्चित रूप से अपनी अलौकिक क्षमता जागृत कर ली है। वाष्पीकरण या क्षेत्र प्रभाव हमलों का उपयोग करें जो शुद्ध ऊर्जा से बने होते हैं। नेता एक अनुभवी व्यक्ति थे और उन्होंने तुरंत ही धुंध के वर्तमान विकास चरण का विश्लेषण कर लिया। बर्फ का कोहरा, उन्होंने सबसे पहले बड़ी मात्रा में सफेद कोहरा उत्पन्न किया, जिसमें बर्फ के टुकड़े और मोती थे, जो शीघ्र ही शैतानी काले धुएं की दिशा में बढ़ गए। मुझे समर्थन करो, नेता चिल्लाया। इसके तुरंत बाद समूह के 2 अन्य सदस्य काम पर लग गए। एक ने हरा तूफान छोड़ा जिससे बर्फीले कोहरे की गति बढ़ गई, जबकि दूसरे ने समूह के सामने लगातार सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की। हरे बवंडर की मदद से बर्फीला कोहरा बहुत तेजी से आगे बढ़ा और तुरंत शैतानी काले धुएं के पास पहुंचकर रुक गया। तस तस, बर्फ का कोहरा काले धुएं से टकराने पर ठंडे पानी के जमने की आवाज सुनाई दी। पूरे क्षेत्र में काली धुंध और भी धीमी गति से फैलने लगी। वाह, शैतानी काले धुएं की गर्जना लगातार सुनाई दे रही थी, इस बार दर्द से भरी हुई। ची ची, काले धुएं के कारण 2 बड़ी पीली पुतलियां प्रकट हुईं, जो सीधे नेता की ओर देख रही थीं। मैंने इसे पहले ही नाराज कर दिया है, इसलिए सावधान रहो। धुएं की प्रतिक्रिया देखकर वह चिल्लाने लगा। ची ची, तारांकन धुंध से अजीब आवाजों के साथ, काले धुंध के 2 बड़े हिस्से बम की तरह उल्टी होकर तीनों मैगी की ओर बढ़े। गया की ढाल, सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे एकमात्र सदस्य ने आगे बढ़कर अपनी उंगली उसके सामने जमीन पर दबा दी।
तारांकन रंबल। जमीन से बड़ी ग्रेनाइट चट्टान की एक परत ऊपर उठी, जिसने एक ढाल का आकार ले लिया और अपने पीछे मैगी की रक्षा कर रही थी। काला धुआं बम बड़े ग्रेनाइट ढाल से टकराया, जिससे एक विस्फोटक धमाका हुआ। पापा, तारांकन। आसपास का वातावरण अस्त व्यस्त लग रहा था। चारों दिशाओं में चट्टानें और कीचड़ बिखरी हुई थी, तथा टक्कर के केंद्र पर एक गड्ढा भी बन गया था। कुछ मागी गाइया की ढाल के पीछे छिपे हुए थे। अपने जन्मजात रक्षा मंत्र के साथ वे उन कुछ चट्टान के टुकड़ों से भी सुरक्षित थे जो उन पर गिरते थे। जी, ये देखकर कि उसके हमले का कोई प्रभाव नहीं हुआ, अजीब आकार के काले धुएं ने अंततः अपना ध्यान काल्पनिक झरने से हटा लिया। इसने अपने चारों ओर असंख्य शाखाएं फैला दी, जो धीरे धीरे तीनों जादूगरों की ओर बढ़ रही थीं। महान, मैं इसे फुसला कर ले जाऊंगा। आप सभी को काल्पनिक झरने का पानी इकट्ठा करना है जब तक कि वह विचलित न हो, टीम लीडर चिल्लाया। इसके बाद तीनों जादूगर लगातार पीछे हटते रहे और बार बार जादू करते रहे, जिससे अजीब तरह से बना काला धुआं धीरे धीरे अपने मूल स्थान से दूर चला गया। टीम के अन्य 2 सदस्यों ने अन्य जीवन रूपों को शीघ्रता से समाप्त करने का अवसर प्राप्त किया। जब वे काल्पनिक झरने के किनारे पहुंचे तो वहां केवल वे ही बचे थे। जब ब्लेक झरने के मुहाने पर पहुंचा तो उसने एक रहस्यमयी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। तारांकन गड़गड़ाहट। तारांकन। जैसे ही वह झरने के सामने लगातार मंत्रोच्चार करने लगा, दूधिया सफेद पानी उबलने लगा। तारांकन धमाका। तारांकन काल्पनिक झरने के पानी की बड़ी मात्रा को ब्लेक ने हवा में ही सोख लिया, ठीक उसी तरह जैसे कोई व्हेल पानी पी रही हो। जैसे जैसे पानी अवशोषित होता गया, वह एक दूधिया सफेद रत्न जैसी वस्तु में परिवर्तित होता गया और अंततः ब्लेक के हाथों में आ गया। जल्दी करो, मैं इस अजीबोगरीब काले धुएं को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। जब नेता ने देखा कि ब्लेक और एक अन्य सदस्य झरने का पानी इकट्ठा कर रहे हैं, तो पहले तो वह मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल वह चौंक गया। ये देखने के बाद कि कोई व्यक्ति उस स्वादिष्ट व्यंजन को बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर रहा है, जिसे वह खाने जा रहा था, काली धुंध, जो अभी भी टीम लीडर का पीछा कर रही थी, ने एक बच्चे जैसी चीख निकाली और फिर वापस मुड़कर झरने की ओर बढ़ गई। अधिक समय पाने के लिए इसे विलंबित करो। उस टीम लीडर की आंखें हल्की लाल थीं। आओ। जब टीम के कुछ सदस्य व्यस्त थे, तभी अचानक आकाश से किसी प्राणी की चीख सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर सभी मैगी के दिल में ठंडक दौड़ गई। विचित्र आकार के काले धुएं ने भी अपनी गति रोक दी तथा अपनी विशाल पीली आंखें प्रकट करते हुए आकाश की ओर सतर्कता से देखने लगा। उन्होंने एक विशाल जहरीला वाइवन देखा। इसका शरीर अपने वास्तविक आकार से 30% बड़ा था, तथा हरे रंग के शल्कों ने इसे पूरी तरह से ढक रखा था। इसके विशाल पंखों के हर फड़फड़ाहट के पीछे की शक्ति बहुत शक्तिशाली थी। यह जहर वाइवन लगता है, टीम लीडर ने हैरानी से कहा। यह सही है, वह जहर वाइवन जो आधिकारिक मैगस से अधिक शक्तिशाली है, उस मैगस का प्रतीक है। नेताजी, इस बार हम सचमुच भाग्यशाली हैं। जब उन्होंने यह बात कही तो उनके समूह का एक सदस्य व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। टीम लीडर के चेहरे पर निराशा की झलक दिखाई दी। अजीब तरह से बना काला धुआं। ये सही है, मुझे इसका मूल चाहिए। पॉइजन वाइवन की पीठ से एक अत्यंत युवा आवाज गूंजी और उस कथन के बाद पूरे क्षेत्र में एक मजबूत जादुई लहर छा गई। नीचे बैठे मैगी को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई विशाल लहर उन पर टूट पड़ी हो। वह शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि वे उसका विरोध नहीं कर सके। अजीब आकार का काला धुआं जो अभी भी 3 मैगी को प्रभावित कर रहा था, उसने तुरंत उनका प्रतिरोध करना बंद कर दिया। उसके शरीर की शक्तिशाली आभा आधी हो गई और उसका रूप सिकुड़ गया। वह अधिक ठोस दिख रहा था और उसकी दोनों पीली आंखें बड़ी हो गई थीं, क्योंकि वह अपने नए प्रतिद्वंद्वी को स्थिर भाव से देख रहा था। उसमें से धीमी गुर्राहटें सुनी जा सकती थीं। उस व्यक्ति की आवाज सुनकर एक काला हाथ, जो भयंकर काली लपटों से जल रहा था, पॉइजन वाइवन के पीछे से उस अजीब आकार के काले धुएं की ओर बढ़ा। जिन क्षेत्रों से काला हाथ गुजरा, वहां कुछ समय के लिए उतार चढ़ाव हुआ। हाथ अभी तक तैयार नहीं हुआ था और पत्थर और घास बुरी तरह से उड़ गए थे, जिससे एक बंजर भूमि प्रकट हुई। काला धुआं इस क्षेत्र के ठीक बीच में था। ची धुआं आसमान की ओर मुंह करके दहाड़ रहा था और लगातार काली गोलियां उगल रहा था। घनीभूत काले कोहरे से बने इन बमों में आंखें उगी हुई प्रतीत हो रही थीं और ये एक अजीब सी रेखा में हवा में उड़ रहे थे तथा काली लपटों से जलते हुए बड़े हाथ को सटीकता से रोक रहे थे। तारांकन बूम, धमाका, 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 तारांकन। काली गोलियां बड़े हाथ के सामने फटी, लेकिन ये स्पष्ट रूप से अप्रभावी थीं। वे आग की लपटों में जल गए और हथेली पर कोई निशान भी नहीं बचा। तारांकन फुट, तारांकन। काले धुएं का आक्रमण भी आग के विशाल हाथ को धीमा करने में असमर्थ था। आसपास के सदस्यों की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने काले ज्वलंत हाथ ने काले धुएं के शरीर को पकड़ लिया। वाह वाह! प्रचंड काली लपटों ने एक क्षण में काले धुएं के शरीर को ढक लिया। धुआं धीरे धीरे लपटों के नीचे फीका होता गया।
अंततः ये सफेद भाप में जलकर पूरी तरह वाष्पित हो गया। काले धुएं का आकार धीरे धीरे छोटा होता गया और कुछ ही सेकंड में वह अपने मूल आकार से आधा रह गया। वह दर्द से चिल्लाया, उसके हाथ पैर अनायास ही फड़कने लगे और वह जमीन पर लौटने लगा, लेकिन इससे उस बड़े हाथ को रोकने में कोई मदद नहीं मिली। आग की लपटें जारी रहीं और काले धुएं के अजीब शरीर को जलाती रहीं। 10 मिनट और बीत गए और पूरा काला धुआं काली लपटों से नष्ट हो गया, तथा पीछे कुछ ऐसा रह गया जो काले मोती जैसा दिख रहा था। ये काला मोती पूरी तरह चिकना था और इसमें काले धुंध का एक लघु संस्करण प्रतीत हो रहा था, जो लगातार अपना आकार बदल रहा था। तारांकन, धप धप तारांकन। तब तक हवा में तैरता हुआ जहरीला वाइवन भी नीचे उतर आया था। एक युवा नर मैगस उसकी पीठ से कूद पड़ा। वह उस क्षेत्र के पास पहुंचा जहां आग लगी थी और काले मोती को वापस ले आया। एक बड़ा जहरीला वाइवन और काली लपटें। इसमें कोई गलती नहीं है, वह फोर सीजन्स गार्डन का ब्लैकफायर लेलिन ही होगा। इस टीम लीडर ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। इससे पहले उसने एक विशाल और भयावह आध्यात्मिक शक्ति को महसूस किया था जिसमें बड़ी मात्रा में अंधकार में तात्विक ऊर्जा थी। वह युद्ध के मैदान में पहुंच गया था और उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। इस आध्यात्मिक शक्ति की निगरानी में केवल चलने के लिए भी सामान्य से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। भागने या वापस लड़ने के बारे में सोचना भी स्वाभाविक रूप से असंभव था। ब्लैकफायर लेलिन, क्या ये हमारी अकादमी का ही नहीं है? जो पास में खड़े एक सदस्य ने अपनी आवाज दबा ली। उसके चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के जादूगर के रूप में वे निश्चित रूप से एक औषधि बनाने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति के अस्तित्व को जानते थे, जो लिलीटेल परिवार के साथ संघर्ष में शामिल था और बाद में उसे निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि ऐसा कहा गया था कि वह पहले ही आधिकारिक मैगस बन चुके थे, लेकिन अफवाहें सुनना और वास्तव में इसे स्वयं देखना एक बिल्कुल अलग अनुभव था। इसके अलावा लेलिन ने जो ताकत दिखाई वह एक नव उन्नत मैगस की सामान्य ताकत से कहीं अधिक थी। यहाँ तक कि उनके जैसे बूढ़े लोग भी उसकी शक्ति को देखकर केवल आहें ही भर सकते थे। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन हम वास्तव में उससे टकराने में कामयाब रहे। हमारा क्या भाग्य है। इस मैगस टीम लीडर ने उनसे हाथ मिलाया और तुरंत अपने साथियों के सामने खड़ा हो गया। जाना, मैं कुछ समय के लिए रुक जाऊंगा। नेता, टीम लीडर। टीम के कई सदस्य आज्ञा मानने में अनिच्छुक थे। ब्लेक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और टीम लीडर के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ गया। यदि आप पीछे रहने वाले हैं तो मुझे ऐसा करना चाहिए। मैं इस समूह में स्काउट हूं और यह मेरी गलती थी कि हम दुश्मन की खोज नहीं कर सके। हालांकि ब्लेक की ताकत के साथ लेलिन को खोजना मूलतः संभव था। इसके अलावा ब्लेक की पता लगाने की क्षमता केवल जमीन पर मौजूद दुश्मनों पर ही लागू होती थी। जो लोग हवा में थे उनके लिए यह पूरी तरह बेकार था। नेता, अन्य सदस्यों के अपने टीम लीडर के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए वे हिचकिचा रहे थे क्योंकि एक अन्य सदस्य भी पीछे रह गया था। अन्य दो ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चारों ओर वायु तत्व कण फूट पड़े और वे पलक झपकते ही 10 मीटर से अधिक दूर चले गए। वे बेतहाशा आगे बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ बहुत बड़ा खलनायक हूँ? उनके सामने लेलिन ने अपनी ठोड़ी को सहलाया और अचानक उसे हंसने की इच्छा हुई। ये बिल्कुल अप्रत्याशित था कि एबिसल बोन फॉरेस्ट अकेडमी की मैगी इस तरह की जीवन मृत्यु की स्थिति में इतनी एकजुट हो सकती है। हालांकि डार्क मैगी के भी कुछ ऐसे दोस्त थे जिनके लिए वे अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे। यदि टीम के सदस्यों ने एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया होता तो उनकी छोटी सी टीम अपने पहले ही मिशन पर नष्ट हो जाती और इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी से मैगी। उनके अजीब से परिचित काले वस्त्रों को देखकर वह कुछ भावुक हो गए। कुछ वर्ष पहले तक वह एक साधारण अनुचर था, जिसे किसी जादूगर के वस्त्र देखते ही अत्यंत सम्मान प्रकट करना पड़ता था। लेकिन अब ये आधिकारिक मैगी जीवित रहेंगे या मरेंगे, ये लेलिन के हाथ में था। इस तरह की उल्टबांसी का सामना करना काफी अजीब लगा। क्या आप विरोध करना बंद करना चाहते हैं या मुझे अपना कदम उठाना चाहिए? लेलिन ने उदासीनता से पूछा। जिस क्षण ये शब्द कहे गए, स्थिति को बदला नहीं जा सका। हम पूरी ताकत लगा देंगे। जाना, टीम लीडर ने चिल्लाते हुए अपना दृढ़ रुख दिखाया। काचा, तारांकन। अचानक उसके हाथों में 2 और लंबी बर्फ की पट्टियां थीं जो बेरहमी से लेलिन की ओर वार कर रही थीं। ब्लेक के पैरों के नीचे भी जाल बन गए, जो फड़फड़ाते हुए फैलते गए और अंततः एक बड़े हथौड़े का आकार ले लिया। हथौड़ा ऊपर उठाया गया और बेरहमी से लेलिन की ओर पटक दिया गया। अंतिम मैगस ने अपने साथियों पर कुछ सहायक मंत्रों का प्रयोग किया तथा उनके सामने एक बड़ी चट्टानी ढाल स्थापित कर दी। काफी सुसंगत संयोजन। अफसोस की बात है कि यह बेकार है। लेलिन ने मूल्यांकन किया। ऐसा लग रहा था कि वह कोई कदम नहीं उठा रहा है। उसकी आकृति से अचानक असंख्य छायाएं उभर आईं। ये छाया तंतु पौधों की जड़ों की तरह लग रहे थे, जो बड़ी मात्रा में हर जगह फैल रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने लगभग पूरे आकाश को ढक लिया था।
दुनिया अचानक अंधकार में और उदास हो गई। छाया डोमेन। लेलिन फुसफुसाया और उसका शरीर एक काली आकृति में बदल गया जो हवा में फैल गया। तारांकन बूम, धमाका। तारांकन। बर्फ के ब्लेड और विशाल हथौड़े फर्श पर गिरे जिससे 2 बड़े छेद हो गए जिनके चारों ओर हरे धुएं के निशान निकल रहे थे। हमारी सुरक्षा का ध्यान रखें। टीम लीडर दहाड़ा। बहुत देर हो गई है। छाया के भीतर मैं हर जगह हूं। काली रोशनी चमक उठी और लेलिन की आकृति चट्टान की ढाल के पीछे दिखाई दी। जैसे ही उसने रक्षा के प्रभारी दुश्मन मैगस को देखा, लेलिन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और टैप किया। तारांकन विंग। तारांकन। छाया से अनगिनत काली आकृतियां उभरी जो एक दूसरे पर चढ़ती हुई लगातार बढ़ती जा रही थीं। छायाओं के एकत्र होने से उसकी उंगली के सामने एक छोटी सी रोशनी प्रकट हुई जिसने एक छोटे पैमाने का भंवर बनाया जो किसी की आत्मा को अंदर खींचने में सक्षम प्रतीत हो रहा था। लेलिन के सामने मैगस की त्वचा पर तुरंत ही हरे भूरे लोहे की एक परत उभर आई। ये आयरन स्किन था, एक सहज पृथ्वी तत्व ठोसीकरण मंत्र जिसे रैंक 1 मैगी उपयोग करना पसंद करते थे। तारांकन लहर। तारांकन। लेलिन की उंगली बहुत धीमी गति से चल रही थी, हालांकि वास्तव में वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। जैसे ही उसने मैगस की लौह त्वचा पर थपथपाया, पानी के लहरने की आवाज सुनाई दी। लेलिन की उंगली के सामने मैगस की लौह त्वचा सांप की त्वचा की तरह धीरे धीरे उतर गई। मैगस के चेहरे पर अविश्वास का भाव दिखाई दिया और लेलिन द्वारा उसके माथे पर तेजी से थपथपाए जाने के बाद उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और वह बेहोश हो गया। लॉरा। टीम लीडर क्रोधित हो गया। कुछ ही देर बाद उनके हाथ में एक स्क्रॉल दिखाई दिया और ब्लेक, जो नेता के एक ओर खड़े थे, ने हथेली के आकार की एक छोटी ढाल निकाली। इन दोनों वस्तुओं से अपार ऊर्जा तरंगें निकल रही थीं, जो ये संकेत दे रही थीं कि वे किसी भी क्षण सक्रिय होने के लिए तैयार थीं। तुम दोनों एक साथ मुझ पर हमला कर सकते हो। ये दृश्य देखकर लेलिन बस मुस्कुराया और दोनों हाथों से पंजे मारने लगा। तारांकन तसस। तारांकन। उसकी अंगुलियों से हवा की काली धाराएं निकल रही थीं और 10 काली धाराओं में से प्रत्येक धारा छोटे सांपों की तरह थी जो इन दोनों जादूगरों को घेरे हुए थी। जहां पहले 2 मैगी खड़े थे, वहां अब 2 काले कोकून दिखाई दे रहे थे। इन कोकूनों से कभी कभी सांप जैसी फुफकारें सुनाई देती थीं। कुछ ही सेकंड बाद काली धुंध छट गई और पीछे 2 मैगी जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। वहां अस्पष्ट छापों की एक परत थी जो काले सांपों की तरह उनके चेहरों पर आगे पीछे घूम रही थी। तारांकन पाक। तारांकन। इन 3 मैगी की देखभाल करने के बाद लेलिन ने आकाश को अवरुद्ध करने वाली छाया लताओं को वापस अपनी छाया में जाने की इच्छा व्यक्त की। यह मैं अब महसूस करता हूं। मेरे रक्तवंश से लगातार मिल रही उत्तेजना के कारण अंधकार पर मेरा नियंत्रण लगातार मजबूत होता जा रहा है। लेलिन की पुतलियों का कालापन गहरा हो गया और वह नशे में धुत होकर गहरी सोच में डूबा हुआ अपने आप से कुछ बुदबुदा रहा था। इन 3 मैगी कैदियों को संभालने के बाद लेलिन ने कुछ मिनट और इंतजार किया। तारांकन जूम। तारांकन। 2 अज्ञात मानव आकृतियां जमीन पर उड़ती हुई तेजी से लेलिन की ओर बढ़ रही थीं। यहां तक कि लेलिन भी केवल बाद के चित्र ही देख पा रहा था। तारांकन धप। तारांकन। दोनों काले व्यक्ति अपने कंधों पर कुछ उठाए हुए थे और लेलिन के पास आए तथा अपनी पीठ पर रखी चीजों को फर्श पर फेंक दिया। मालिक। नंबर 2 और नंबर 3 ने एक पैर पर घुटने टेक कर उसका अभिवादन किया। आपके आदेशानुसार हमने उन सभी को पकड़ लिया है। कोई भी बच नहीं पाया है। जो 2 जादूगर अभी अभी बचकर आए थे, वे अभी जमीन पर पड़े थे। कई चोटें इतनी गहरी थीं कि मैगी के शरीर पर हड्डियां दिखाई दे रही थीं। वे अत्यंत पीले पड़ गए थे, जो अत्यधिक रक्तहानि का परिणाम था। ये कल्पना करना कठिन नहीं था कि ये घाव किसी भीषण युद्ध का परिणाम थे। अच्छा, आपने अच्छा किया। लेलिन ने अपने अधीनस्थों के प्रति अपनी स्वीकृति व्यक्त की। ये दोनों मागी नए नए उन्नत हुए थे और इस प्रकार मागी में सबसे कमजोर थे। नंबर 2 और 3 प्राचीन मैगी के एक उपविभाग ब्रांडेड स्वॉर्ड्समैन की अपार शक्ति के कारण उन्हें पराजित करने में सक्षम थे। संभवतः यह अंक 2 और अंक 3 की क्षमता और जीवन शक्ति के बड़े पैमाने पर उपभोग का स्पष्ट परिणाम था। शक्ति प्राप्त करने के लिए लेलिन के पास चीजों को गति देने और अपने शरीर पर कई वर्जित तरीकों को लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इससे उन्हें अपनी सीमाओं को तोड़ने और थोड़े समय में ही ब्रांडेड तलवारबाज बनने का मौका मिला। इसके कारण उनकी जीवन शक्ति तेजी से नष्ट हो रही थी। एआई चिप की गणना के आधार पर उनके पास जीने के लिए केवल 2 महीने ही बचे थे। उन्हें साथ ले आओ। चल दर। लेलिन ने राहत की सांस ली और जमीन पर पड़े 5 एबिसल बोन फॉरेस्ट अकेडमी मैगी की ओर इशारा किया। उनके पास अभी भी कई सवाल थे जिनका जवाब केवल ये लोग ही दे सकते थे। इसके अलावा आधिकारिक मैगी दास और गिनी पिग प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था। लेलिन के पास अभी भी ब्रांडेड तलवारबाजों के बारे में कई विचार और अनुमान थे और उसे इन मैगी पर इसका परीक्षण करने की आवश्यकता थी।
आखिरकार प्राचीन समय में ब्रांडेड तलवारबाज आधिकारिक मैगी का एक उपखंड थे, न कि शूरवीर। इसलिए ग्रैंड नाइट्स को गिनी पिग के रूप में देखते हुए लेलिन को अभी भी महसूस हो रहा था कि एआई चिप की मदद के बावजूद भी उसमें कुछ कमी है। अंत में उन्होंने केवल नंबर 2 और 3 को ही जन्म दिया, जो ब्रांडेड तलवारबाज के अधूरे संस्करण थे। ऐसा संभवतः उनमें उस जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति की कमी के कारण हुआ होगा जो मैगी में होती है, जिसके परिणामस्वरूप संख्या 2 और 3 को हवा में मौजूद मौलिक कणों को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है। यह एआई चिप द्वारा की गई भविष्यवाणी से कई गुना अधिक कठिन था। लेलिन ने कुछ परिदृश्यों पर विचार किया और फिर पांचों मैगी को एक सुरक्षित गुप्त क्षेत्र में ले गया। उनसे पूछताछ करने के बाद उन्होंने तुरंत ब्रांडेड तलवारबाजों के बारे में अपनी शंकाओं की पुष्टि करनी शुरू कर दी। लेलिन ने इतनी बेईमानी इसलिए की क्योंकि यह युद्ध का समय था और वह दुश्मन खेमे के लोगों के साथ ऐसा कर रहा था। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आधिकारिक मैगी को गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल करने से निश्चित रूप से समाज की नाराजगी पैदा होगी और उसे नकारात्मक परिणाम भुगतने होंगे। सफ़ेद फूलों से भरी ऊंची जमीन पर घने कोहरे में एक बड़ा महल दिखाई दे रहा था जो उल्टे शंकु जैसा दिख रहा था। इस महल में केवल एक ही बिंदु था जो जमीन से जुड़ा हुआ था, और फिर भी यह महल के मुख्य भाग को ऊपर से सहारा देने में सक्षम था। इसे देखकर यह गलतफहमी होती थी कि दुनिया उल्टी है। ऐसा लग रहा था जैसे ये महल सामान्यतः सीधा खड़ा था, लेकिन किसी ने इसे उल्टा कर दिया था। सफ़ेद संगमरमर से बने रास्ते पर चांदी के रंग के बालों वाली एक बूढ़ी औरत एक तेल का दीपक लेकर धीरे धीरे चल रही थी। काचा तारांकन सतह पर नीली विद्युत धाराओं के साथ एक धातु का दरवाजा आगे धकेल दिया गया था। तारांकन तसस तारांकन बाहरी सतह के संपर्क में आते ही बड़ी मात्रा में बर्फीली सफ़ेद गैस संघनित होने लगी। इससे उसके पीछे का रास्ता सफ़ेद बर्फ की परत से भर गया। बूढ़ी औरत घर में चली गई, जो वस्तुतः बर्फ और हिम का संसार था। वहां का तापमान 0 डिग्री से भी नीचे था और अगर कोई सामान्य मनुष्य होता तो उसके लिए यहां कुछ सेकंड से अधिक समय तक रुकना असंभव होता। घर के मध्य में 2 बर्फ के ताबूतों से लगातार सफ़ेद भाप निकल रही थी। पारदर्शी ताबूतों में से एक में एक हट्टा कट्टा आदमी और दूसरे में एक लड़की को चुपचाप लेटा हुआ देखा जा सकता था। दोनों की आंखें कसकर बंद थीं, उनके चेहरों पर कभी कभी दर्द और संघर्ष के भाव झलक रहे थे। प्रत्येक की गर्दन और दाहिने हाथ पर एक सांप रेंगता हुआ दिखाई दे रहा था। परेशानी के लिए क्षमा करें, डॉक्टर हेदर। बूढ़ी औरत रास्ते से हट गई और चांदी के बालों वाला एक जादूगर उसके पीछे से आया। ये जादूगर बहुत बुरा लग रहा था, उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही थीं। हालांकि उसकी आंखें चमकीली थीं और चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। शाप मंत्रों का एक बहुत ही कष्टकारी भाग है। इनमें कई अजीब और क्रूर चीजें शामिल हैं और दक्षिणी तट पर ऐसे जादूगर बहुत कम हैं जो इस प्रकार का जादू जानते हों। मैं इसके अलावा कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। हेदर, जो उपचार में विशेषज्ञ एक जादूगर था, तुरंत रोगियों के पास नहीं गया, बल्कि पहले उसने वृद्ध महिला से बात की। आप इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। यदि आप इस समस्या को हल करने में असमर्थ हैं, तो मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे किससे संपर्क करना चाहिए। वह कड़वी हंसी हंसी। ठीक है, मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। हेदर ने सिर हिलाया। आमतौर पर वह निश्चित रूप से ऐसी नौकरियां नहीं लेते। वे न केवल खतरनाक थे, बल्कि शाप देने वाले जादूगर को नाराज करना भी आसान था। हालांकि इस परिवार के साथ उसके अच्छे संबंध थे और वह उन पर कुछ एहसान भी करता था। इसलिए उसके पास आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हेदर आगे बढ़ा और बर्फ के ताबूतों को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर सिर हिलाया। जब किसी स्थिति का इलाज करना संभव न हो, तो पीड़ित को फ्रीज करना एक बहुत अच्छा तरीका है। उसने अपना ध्यान बर्फ की परत से हटाकर उस पर लगाया और उसके भीतर शापित रूनों को देखकर उसकी सांस रुक गई। हेदर का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और वातावरण में घुटन भरा माहौल छा गया। उन्होंने अपने कपड़ों से कई विचित्र वस्तुएं बनाईं, जो श्राप की प्रकृति और प्रभाव का परीक्षण करने में उपयोगी प्रतीत हुईं। उसके पीछे खड़ी बूढ़ी औरत सांस रोके खड़ी थी, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। कुछ देर बाद हेदर ने अपने हाथ में पकड़ा स्टेथोस्कोप नीचे रख दिया और माथे पर आया ठंडा पसीना पोंछने लगा। कैसा है? उसने तुरंत पूछताछ की। ये परेशानी वाली बात है? नहीं, ये बहुत कष्टकारी है। हेदर असामान्य रूप से गंभीर दिख रहा था। इस रूम से मुझे एक प्राचीन आभा का एहसास हुआ। यह संभव है कि यह प्राचीन काल से चला आ रहा एक अभिशाप था और दक्षिणी तट पर इसका कोई अन्य मॉडल नहीं मिलता। इसके अलावा ये तकनीक बहुत जटिल है और बिना अधिक प्रयोग के इस समय इसका उपचार करने का प्रयास करने से शरीर में अभिशाप का प्रभाव बढ़ जाएगा। अंतिम परिणाम कुछ ऐसा है जिसे हम में से कोई भी नहीं देखना चाहता। अब ये देखकर कि यह श्राप कितना कठोर और धूर्त था, हेदर को भी अपने निर्णय पर पछतावा हुआ। क्या एक एहसान का बदला चुकाना और बदले में एक भयानक अंधेरे जादूगर को अपमानित करना उचित था? एक प्राचीन अभिशाप। हंस
बूढ़ी औरत हौंफने लगी। चूंकि परिवार का इतिहास काफी पुराना है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इस अभिशाप से निपटने में आने वाली कठिनाई को समझती थी। बलपूर्वक अभिशाप तोड़ने का परिणाम केवल मृत्यु होगा, जब तक कि अभिशाप देने वाला जादूगर इस मामले को आगे बढ़ाना बंद न कर दे। क्या कोई और तरीका नहीं है? आंखों में उम्मीद भरी चमक के साथ वह हैदर को घूरने लगी। सबसे अच्छा यही होगा कि उस जादूगर के साथ व्यापार किया जाए जिसने यह अभिशाप दिया था। इसके अलावा मुझे अभिशाप को तोड़ने का रास्ता खोजने के लिए बड़ी संख्या में गिनी पिग और व्यवहारिक परीक्षणों की आवश्यकता होगी। हैदर ने अपना सिर झुकाया और कुछ देर सोचने के बाद बोला, इसके अलावा शाप की भी एक समय सीमा होती है। मेरे परीक्षण के आधार पर इसके पूरी तरह से फटने में अधिकतम 1 महीना और लगेगा। हैदर ने उस पर एक और बम गिराया। ये सुनकर वृद्ध महिला कांप उठी और फिर उसने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव था। मनला को कुछ भी हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जेना को कुछ नहीं हो सकता। यह मेरी अंतिम सीमा है। हो। हैदर ने थोड़ी उलझन में पड़कर बूढ़ी औरत की ओर देखा। मैं जो कहना चाह रहा हूं वह ये है, गिनी पिग के बजाय यदि आप मैगस पर परीक्षण करें जो शापित है तो परिणाम बेहतर होंगे। क्या मैं गलत हूँ? बूढ़ी औरत ठंडी और उदासीन लग रही थी, जैसे वह बर्फ का एक टुकड़ा हो। सैद्धांतिक रूप से कहें तो ये सच है, और यह और भी बेहतर होगा यदि यह एक आधिकारिक मैगस हो। हैदर ने अनजाने में ही अपने आप से कहा, और अचानक उसे एक बात का एहसास हुआ। आप मनला का उपयोग करने की सोच रहे हैं? हैदर उसकी बातों से अपना आश्चर्य छिपा नहीं सका। यद्यपि इस महिला के परिवार का इतिहास बहुत पुराना था, फिर भी आधिकारिक मैगी बहुत कम थे। उनकी संख्या 5 से अधिक नहीं थी। इस अधिनियम से उनकी शक्ति का 5वां हिस्सा बलिदान हो जाता। अगर भाग्य यही तय करता है तो ऐसा ही हो। बूढ़ी औरत किसी सम्मोहन में थी जब वह जेना को देख रही थी, जो बर्फ के ताबूत के भीतर गहरी नींद में थी। वह दृष्टा है और उसे कुछ भी होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दृष्टा? कोई आश्चर्य नहीं, हैदर ने उसके बाद दोहराया। उन्होंने परिवार की भविष्य को जानने की अजीब क्षमता के बारे में भी सुना था। उसे मार डालो, वह गद्दार जो भाग्य के विरुद्ध जाता है। इस समय जेना ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और अपनी आंखों का सफेद भाग दिखाते हुए बिना किसी भाव के बोली, जो लोग दृष्टा को अपमानित करेंगे उनकी आत्माओं को काली लपटों वाले अथाह नरक में डाल दिया जाएगा और उन्हें अंतहीन यातना दी जाएगी। हे। अचानक जेना के चेहरे का भाव बदल गया और वह पागलों की तरह हंसने लगी। इसके बाद उसकी आंखों का सफेद भाग गायब हो गया और चेहरे पर पीड़ा का भाव उभर आया। वह बूढ़ी औरत की ओर घूरते हुए रोने की कगार पर लग रही थी। दादी। ये भाव तुरंत गायब हो गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। कई छवियां प्रकट हुईं जो अलग अलग चेहरे बना रही थीं। हसस। जैसे कि उत्तेजित होकर उसकी पीली गर्दन पर काले सांप की नसें फैलने लगीं। जेना के चेहरे पर तुरंत काली नसों की रेखाएं उभर आईं। ये तो बुरा हुआ। हैदर तुरंत आगे बढ़ा और नीले तरल पदार्थ की एक बोतल उसके मुंह में डाल दी। काचा तारांकन। जेना के शरीर की सतह पर नीली बर्फ के अनगिनत टुकड़े दिखाई दिए, जिससे उसका शरीर जम गया। नींद। हैदर धीरे धीरे बोल रहा था। उसकी आंखों में भाव समझ पाना कठिन था और कुछ हद तक डराने वाला था। उसकी उंगलियों से निकले नीले धागे उसके शरीर में गहराई तक चले गए। काफी समय के बाद जेना अंततः सो गई और सर्प अपने मूल आकार में आ गया, हालांकि वह पहले से थोड़ा बड़ा लग रहा था। एक टूटी हुई आत्मा, या नहीं, क्या यह आत्माओं का सम्मिश्रण है? कितना दयनीय। इतना सारा काम करने के बाद हैदर जेना को दया भरी नजरों से देखने लगा। एक उपचारक जादूगर के रूप में जो इस परिवार के साथ मित्रवत था, वह उनकी भविष्यवाणी करने की क्षमता के बारे में जानता था। यह विचित्र क्षमता एक अधूरी उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक से आई थी। इस ध्यान तकनीक में साधना करने वाले सभी लोगों को कुछ हद तक भविष्य का पूर्वाभास प्राप्त करने की क्षमता स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वे भविष्य के टुकड़ों को भी देखने में सक्षम हो गए। दुर्भाग्यवश इस अधूरी उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक की कठोर सीमाएं थीं, और केवल जेना के परिवार की महिला सदस्य ही इसमें साधना करने में सक्षम थीं। इसके अलावा प्रत्येक पीढ़ी में केवल एक सदस्य ही इसमें सफल होगा और भविष्य की भविष्यवाणी करने की शक्ति प्राप्त करेगा। इन लोगों को दृष्टा कहा जाता था। यदि इतना ही होता तो स्थिति पर काबू पाया जा सकता था। हालांकि इस तकनीक के प्रचलन के साथ एक और अधिक डरावनी घटना सामने आई। वर्षों से दृष्टा की आत्माएं किसी तरह संरक्षित थीं, और वे वर्तमान दृष्टा के शरीर पर कब्जा कर लेती थीं। इसलिए अधिक से अधिक आत्माओं के संचय के साथ दृष्टा का मन मानसिक रूप से अस्थिर हो जाएगा और वह सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त हो जाएगी। हैदर ने पहले ही ऐसी औषधियां बनाने का कार्य स्वीकार कर लिया था जो दृष्टा की मानसिक स्थिति या आत्मा को स्थिर कर सके। वर्तमान जेना एक अकेली व्यक्ति की तरह दिखती थी, लेकिन उसके शरीर के भीतर पिछले दृष्टा की आत्माएं निवास करती थीं।
शरीर में उत्साह बढ़ने के साथ ही जेना का मानसिक स्वास्थ्य और तर्क शक्ति कमजोर हो गई और एक समय ऐसा आया जब उसे ये भी पता नहीं था कि वह क्या कर रही है। पिछली पीढ़ियों के ऋषियों की आत्माएं कभी कभी उसके शरीर पर कब्जा कर लेती थीं। परिणामस्वरूप वह कुछ अजीब चीजें करने लगती थी जो सामान्य व्यक्ति के लिए अकल्पनीय थीं। हैदर को यह अच्छी तरह पता था कि इस क्षमता को प्राप्त करने के बाद जेना का परिवार थोड़ा विक्षिप्त हो गया था। उन्होंने न केवल ये कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह रक्षक के नाम पर था और वे किसी भी आलोचना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि वे भाग्य ने उनके लिए जो कुछ भी लिखा था उसका अनुसरण करने जैसी बकवास बातें कहने के भी आदी थे। जब ऐसा होता रहा तो कई परिवार जो पहले उनसे अच्छे संबंध रखते थे उनसे दूर हो गए। आखिरकार मैगी तर्कसंगत और स्वतंत्र लोगों का एक समूह था। कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहता जो लगातार उसके कार्यों की आलोचना करता रहे। जो एक समय बड़ा कबीला था वह अंततः नष्ट हो गया। किसी बाहरी मदद की तलाश करना कठिन था और उन्हें केवल एक ही उपचारक जादूगर मिल सका, हैदर। वह कैसी है? बूढ़ी औरत ने चिंतित होकर पूछा, हालांकि उसने किनारे खड़ी मनला को नजरअंदाज कर दिया। हैदर ने आह भरते हुए मनला पर दया की। हालांकि मैं अस्थायी रूप से अभिशाप के प्रकोप को दबाने में सक्षम था, मिस जेना की अस्थिर मानसिक स्थिति का मतलब है कि प्रकोप किसी भी समय फिर से हो सकता है। हैदर ने बूढ़ी औरत को एक लंबी अर्थपूर्ण नजर से देखा। इसके अलावा अभी अभी हुई उस घटना के साथ वह तारीख भी करीब आ गई है जब उसके शरीर पर लगा अभिशाप पूरी तरह से फूट जाएगा। लेलिन को कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। ये बिल्कुल विपरीत था। उन्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने जेना के परिवार द्वारा अन्य संगठनों के माध्यम से उन्हें ढूंढने के प्रयास के बारे में कुछ नहीं सुना था। ऐसा प्रतीत होता है कि जेना का ये भाषण कि बड़े श्वेत मैगी संगठनों के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, जीवन मरण की स्थिति में उसे डराने के लिए एक चाल मात्र थी। हालांकि लेलिन ने कुछ तैयारियां कर रखी थी, लेकिन तैयारी तो कर ली थी, लेकिन उस पर कोई हमला न होने के संकेत मिलने से वह थोड़ा निराश हो गया। लेकिन मैंने जो समय सीमा तय की थी वह निकट आ रही है। वे निश्चित रूप से जल्द ही मुझे ढूंढ लेंगे। लेलिन के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। उनका श्राप रैंक 4 मॉर्निंग स्टार मैगस, महान मैगस सेरेहोम से आया था। एआई चिप के सिमुलेशन और एन्क्रिप्शन विधियों के साथ पूरे दक्षिण तट में किसी के लिए भी इसे पूर्ववत करना मूलतः संभव था। इन दो लोगों को बचाने के लिए जेना का समर्थन करने वाले परिवार को उससे मदद की भीख मांगनी पड़ेगी। लेलिन भी जेना की भविष्यवाणी करने की क्षमता में काफी रुचि रखता था और इसके बारे में अधिक जानना चाहता था। तारांकन फोफ, तारांकन। तेज हवा की आवाज लेलिन के कानों के पास से गुजरी। आओ, वेनम वाइवन, हॉक, हवा में उड़ते समय उत्साहपूर्ण आवाजें निकाल रहा था। उनके सामने आए आंधी ने लेलिन के कपड़ों को उड़ा दिया, जिससे कपड़े फड़फड़ाने की आवाजें उत्पन्न हुईं। लेलिन ने आनंद में अपनी आंखें बंद कर लीं, वह संतुष्ट दिख रहा था। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी और लिलीटेल परिवार, अब समय आ गया है कि हम सब कुछ पूरी तरह से तोड़ दें। उन कुछ मैगी से प्राप्त जानकारी के बारे में सोचते हुए लेलिन की आंखों में एक निर्दयी चमक दिखाई दी। वह आत्माओं के क्षेत्र में काफी जानकार थे और उन्होंने आत्माओं को यातना देने के तरीकों के बारे में सीखा था। लेलिन के पास नव उन्नत मैगी की आत्माओं की खोज करने के लिए औषधियों के कुछ संयोजनों का उपयोग करने की क्षमता भी थी। लेलिन द्वारा इस्तेमाल की गई अंतहीन यातना विधियों के तहत जिन 5 मैगी को लेलिन ने बंदी बनाया था, उन्होंने जल्दी ही वह सब कुछ छोड़ दिया जो वे जानते थे। उनके मुंह से ही लेलिन शिकार क्षेत्र 3 में एबिसल बोन फॉरेस्ट की सेनाओं का एक बहुत विस्तृत वितरण चार्ट प्राप्त करने में सक्षम था। जिस चीज ने लेलिन की रुचि जगाई वह एक गढ़ था जिसका नेतृत्व लिलीटेल परिवार कर रहा था। शुरुआत में कैमोइन की शिष्य तकनीक प्राप्त करने के लिए उसने बोसेन को मार डाला था। इससे लिलीटेल परिवार के एक बुजुर्ग को ठेस पहुंची थी, इसलिए लेलिन के पास अकादमी से भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेलिन के सामने उसके अतीत के दृश्य घूम गए। यह एक ऐसा विवाद था जो सत्ता की चाह में उत्पन्न हुआ था। इसमें कोई सही या गलत नहीं था, लेकिन चूंकि उसने उनसे दुश्मनी मोल ले ली थी, इसलिए लेलिन इस दायित्व को खत्म करने के लिए तैयार था। यद्यपि जायंट ने मध्यस्थता का वादा किया था, लेकिन कोई केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकता था। सबसे अच्छा दुश्मन तो मरा हुआ था। लिलीटेल परिवार का वह बुजुर्ग जो धातु में विशेषज्ञ था, रैंक 1 मैगस के शीर्ष पर पहुंच गया था। अगर लेलिन अब अपना कदम उठाए तो यह थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी के पंख काटने और उसके परिवार को कमजोर करने में सक्षम होगा। ये और भी अच्छा होगा यदि वह बुजुर्ग स्वयं आसपास हो। लेलिन को पूरा विश्वास था कि वह सुरक्षित रूप से पीछे हटने में सक्षम होगा और वह बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र करने में सक्षम होगा और एआई चिप को उसे मारने का सबसे अच्छा तरीका अनुकरण करने का आदेश देगा। वेनम वाइवन हवा में भयावह गति से उड़ रहा था, जिसके कारण जानवरों और अनुचरों को केवल काला धब्बा ही दिखाई दे रहा था। हम दुश्मन के इलाके में घुस गए हैं।
ये वह जगह है जहां दुश्मन मैगस की अधिकांश गतिविधियां होती हैं। लेलिन को अचानक एक विचार आया। उसने अपनी आस्तीन के भीतर से बड़ी मात्रा में भूरे बादल उत्पन्न किए, जिससे वह और वेनम वाइवन दोनों छिप गए। भूरे बादलों के फैलने के साथ वेनम वाइवन की बड़ी आकृति वास्तव में नीले आकाश के समान रंग की हो गई। यहां तक कि वहां से अपार जीवन और गर्म लहरें भी गायब हो गईं। डॉट 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 घाटी के तल पर भूरे वस्त्र पहने एक मोटे दिखने वाले अनुचर का जंगली भेड़ियों के एक समूह द्वारा पीछा किया जा रहा था। और तेज, बस थोड़ा सा और तेज, और मैं अकादमी के गणों में से एक तक पहुंच जाऊंगा। अनुचर एक अनोखे लाल अयस्क को कसकर पकड़ते हुए स्वयं को प्रोत्साहित करते हुए दौड़ा। आओ! एक जंगली भेड़िया अपने चारों ओर हरे कणों का घेरा बनाकर चिल्लाया। इसकी गति तुरंत 5 गुना बढ़ गई तथा ये काली रेखा में बदल गई तथा सीधे अनुचर की ओर बढ़ी। अपनी आंखों से हरी रोशनी निकालते हुए भेड़िए ने अपना मुंह खोला और अपने तीखे दांत दिखाए, जिनमें से खून की गंध आ रही थी, और उसने अनुचर के हाथ पर झपट्टा मारा। काटो इसे! इस अनुचर ने दृढ़तापूर्वक अपना बायां हाथ सौंप दिया, जिस पर भेड़िया निशाना साध रहा था। काचा! तारांकन अनुचर के वस्त्र की दयनीय सुरक्षा को भेद दिया गया। इसके तुरंत बाद भेड़िए ने अनुचर के बाएं हाथ पर जोर से काट लिया, और चमड़े पर किसी चीज के काटने जैसी दबी हुई आवाज सुनाई दी। हाँ! अनुचर ने अपना बायां हाथ घुमाया। उसने अपनी प्रचंड शक्ति लगाकर जंगली भेड़िया को दूर धकेल दिया। हालांकि अगले ही पल कई जंगली भेड़ियों ने उसे पकड़ लिया।